बीएड वर्सेस डीएलएड ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में है और इसका अंत क्या होगा। कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। तो आपको हम बता दें कि इसका अंत दोनों को ही नियुक्ति से होने जा रहा है, बीएड वालों को भी और डीएलएड वालों को भी। दोनों की इच्छा जो है, वो चाहत जो है, वो नियुक्ति ही है। अगर दोनों को नियुक्ति मिल जाए तो एक दूसरे का विरोध छोड़ देंगे। अब ये बात हम कह रहे हैं तो किस आधार पर कह रहे हैं, अभी आप आगे सब कुछ सुनेंगे। तो जो ये बीएड और डीएलएड का मुद्दा है, तो बीएड की भी जीत और डीएलएड की भी जीत, दोनों की ही जीत में ही इसका अंत है। बीएड की जीत, एनसीटी अधिनियम 2025 आ चुका है और लागू होने जा रहा है। डेली अपडेट हम दे रहे हैं। जिनको पीडीएफ मिल चुका है अच्छी बात है, जिनको नहीं मिला है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर से ले लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, हमने डाल दिया है। और जो नहीं ले पा रहे हों तो सामने नंबर है व्हाट्सअप का, उसको लेकर सेव कर लें पीके सर के नाम से और हमें व्हाट्सअप करके ले लें। तो दोनों के बारे में बात करेंगे, कैसे सबको नियुक्ति मिलेगी और किसके लिए क्या है। बहुत विस्तृत चर्चा हुई है, बहुत बढ़िया बातचीत चर्चा हुई है। पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। तो आपने चाहे बीएड किया हो, चाहे डीएलएड किया हो, चाहे डीएड किया हो, सबके लिए आज की है कि सबको, जो भी टेट सी टेट पास हैं, सबको नियुक्ति मिलेगी। चाहे आप छत्तीसगढ़ के हों, चाहे आप एमपी के हों, चाहे आप यूपी के हों, चाहे आप बिहार के हों, चाहे आप उत्तराखंड के हों, जहाँ जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य हैं। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्वयं केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी बोल चुके हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं, स्वयं जो हमारे गृह मंत्री जी बोल चुके हैं। इतने बड़े बड़े लोग जब कुछ बोल रहे हों तो इसका मतलब है कि कुछ तो है। अब उसको आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उस पर हम चर्चा करते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो बीएड प्राइमरी में फिर से वैलिड होने जा रहा है। 4 साल का, 2 साल का, 1 साल का 3 बीएड रहेगा। ये सब बातें हम लगातार बता रहे हैं। तीनों ही बीएड सभी चारों स्तर पर मान्य रहेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं। अगर आप डेली नहीं सुनते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, पहली बार सुन रहे हैं तो भी समझ में नहीं आएगा। तो सारी बातें बड़े ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है, शुरू से अंत तक सुनना ज़रूरी है। जो विवाद हो रहा है कि अभी बीएड का जो गजट है, सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को रद्द किया था, यह कहते हुए कि एक मीटिंग नहीं हुई है और अब जो है बीएड फिर से वैलिड होने जा रहा है। एनसीटी नया अधिनियम लेकर आ चुकी है और उस पर फाइनल मुहर लग गया है, परसों ही लगा है। और उस पर जो है जो गजट जारी करना है, रूल्स जो भी बनाने थे वो बन चुके हैं। अब गजट जारी होगा तो गजट आने वाले कुछ दिनों में जो है आ जाएगा सामने, तो बीएड वैलिड हो जाएगा। और आप फिर वही सोचेंगे कि अभी बीएड वाले बाहर हो रहे थे कहीं से, तो अब बीएड वाले अंदर होंगे तो फिर डीएलएड वाले बाहर होंगे। इसका अंत जो है वो केंद्र सरकार ने निकाल लिया है। वो एक नई योजना जो है लेकर के आ चुके हैं, हर राज्य में लागू करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ है, उसी के तहत ही होने जा रहा है। ये कोई नया नहीं है, 2020 से ही प्लानिंग चल रहा था और वर्षवार नियुक्ति की तैयारी चल रही है। तो जितने भी प्रदेश हैं, सभी प्रदेशों में, खास तौर पे जहाँ जहाँ बीजेपी का शासन है, उन प्रदेशों में जो मानक है उसको कड़ाई से लागू करने जा रहे हैं। यानी प्राइमरी सेक्शन में 5 शिक्षक अनिवार्य करने जा रहे हैं। तो आप अपने प्रदेश में विद्यालयों की संख्या और 5 से मल्टीप्लाई करके वहाँ टीचर्स की संख्या जो होगी वो, उसका पहले से कितने कार्यरत हैं उसको माइनस कर दीजिए तो मालूम हो जाएगा कि लगभग कितने पद आपके यहाँ बनेंगे। केंद्र सरकार इन पदों को भरवाने जा रही है, बजट दे चुकी है, अब बस भरने की तैयारी है। विस्तृत चर्चा हुई है, इसमें इफ बट है ही नहीं कि कौन जीता कौन हारा, क्या हुआ। दोनों को ही नियुक्ति मिलेगी, जो लोग अंदर बाहर सबको मिलेगी। आज की जो विशेष चर्चा है वो ये लेकर के, हालांकि इसका कोई महत्व नहीं है लेकिन फिर भी अभी तो लोगों में असमंजस बना हुआ है। तो जिन्होंने कॉल किया था उनका मुद्दा ये था कि 11 अगस्त 2023 को ये गजट रद्द हुआ और 10 अगस्त को उनको ज्वाइनिंग लेटर मिला और उन्होंने ज्वाइन किया है 11 अगस्त के बाद। तो विवाद वहाँ पर डीएलएड वाले खड़ा कर रहे हैं। अभी तक ब्रिज कोर्स भी नहीं कराया गया है उनको। तो 2 मुद्दे इनके थे मुख्य रूप से। तो देखिए भाई, इनको हमने जो भी चर्चा हुई है वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा सामने वाला जब बात कर रहा होता है तो उनकी भी भावनाओं का कदर करना पड़ता है। नियम में क्या है, अगर नियम में है स्पष्ट इस बात को लेकर के कि किस डेट को जो है देखा जाएगा, नियुक्ति पत्र जारी होने का डेट या ज्वाइन करने का डेट, तब तो भाई कोर्ट उसी पर आदेश देगा। नहीं तो
सब कुछ होता है, आप किस डेट में कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं उसी डेट से आपकी सैलरी बनती है, उसी डेट से आपकी नियुक्ति मानी जाती है, उसी डेट से सब कुछ चलता है। अगर स्पष्ट नियम नहीं होगा तो फिर जो है आपका जो ज्वाइनिंग डेट होगा, जिस डेट में आप ज्वाइन किए होंगे, वो माना जाएगा। खैर, ये मुद्दा कोर्ट में है, कोर्ट अब डिसाइड करेगा। अगर नियमावली में है तो कोर्ट नियमावली पर स्पष्ट कर सकता है। कुल मिलाकर चर्चा हुई है कि अगर जो है इनके पक्ष में आता है ऑर्डर तो, अगर इनके पक्ष में नहीं आता है तो, यानी ऊँट किस करवट बैठेगा उसके आधार पर हर चीज़ पर चर्चा हुई है। तो आपने बीएड, बीटीसी, डीएलएड, डीएड, जेबीटी, एनटीटी जो कुछ भी किए होंगे और आपने टेट सी टेट पास कर रखा है और आप जो है किसी भी प्रदेश में या तो संविदा शिक्षक होंगे या कार्य शिक्षक होंगे, परमानेंट या नियोजित शिक्षक, शिक्षा मित्र, जिस भी नाम से हों, या फिर आप जो है कैंडिडेट होंगे सामान्य जो भर्ती का इंतजार कर रहे होंगे, तो आने वाले मात्र कुछ महीनों के अंदर जितने भी टेट सी टेट पास कैंडिडेट हैं सबकी समस्या दूर होने जा रही है। केंद्र सरकार बहुत बड़े पैमाने पर भर्ती लेकर आएंगे। अगर हम टोटल करेंगे पूरे भारत का तो हमें लगता है कि 10 लाख से ऊपर भर्तियां होंगी सिर्फ प्राइमरी सेक्शन में। यूपी के ही अंदर 6-7 लाख है, 10 लाख या 20 लाख हमें उम्मीद है कि ज़्यादा पद होंगे, लेकिन एक साथ इतने पद नहीं भरेंगे, 20-25 लाख पद। तो इसलिए पहले चरण में मान के चलते हैं कि 8-10 लाख 12 लाख पद भरेंगे करीब। यूपी के अंदर ही 2.5 से 3 लाख पद पहले चरण में भरने की तैयारी है। अन्य राज्यों का जो भी कंडीशन हो, 6-7 लाख 8 लाख पद यूपी में है। सब पर चर्चा हुई है, गणना के साथ हुई है, डिटेल में चर्चा हुई है। अभी आप सारी बातें ध्यान से सुनिएगा तो आपको सब समझ में आएगा। आप चाहे किसी प्रदेश के हैं, आपको हर बात सुनना समझना बहुत ज़रूरी है। कोई चीज़ अगर यूपी में हो रहा है तो वो कल आपके भी राज्य में होगा, कोई चीज़ अगर आपके राज्य में हो रहा है तो कल वो अन्य राज्यों में भी होगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ अब एक समान किया जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। बस ध्यान ये दिया जा रहा है कि अलग अलग राज्यों की थोड़ी कंडीशन अलग अलग है, तो कोई आगे करेगा कोई पीछे करेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग जो भी चर्चा हो रही है सारी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे और समझने का प्रयास कर रहे होंगे। जितना ज़्यादा नियमों को जानेंगे समझेंगे उतना आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो कैसे मिलेगी नियुक्ति? आप अगर नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं तो, आप अगर जो है नियुक्त थे कैंसिल हो गया है तो फिर क्या होगा, कैसे होगा, कैसे मिलेगी नियुक्ति, सब कुछ चर्चा डिटेल में हुई है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, जो भी चर्चा होती है वो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए होती है, न कि डिग्री वाले अनपढ़ों के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिग्री तो ले लिए हैं लेकिन आज भी अनपढ़ हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बातें ऐसी होती हैं, जो कमेंट करते हैं तो आप लोग पढ़ लिया कि देखिए कैसे बेतुके कमेंट करते हैं मूर्खों जैसे। तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि ये पढ़े लिखे हैं या डिग्री वाले अनपढ़ हैं। तो जो है हमारे जो भी ऑडियो वीडियो जो कुछ भी होते हैं वो समझदार लोगों के लिए होते हैं। तो ध्यान से सुनिए, पूरी बात सुनिए। और जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो रेगुलर सुनने वाले हैं, रेगुलर श्रोता हैं, वो हर नियम को समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे। बहुत डीप में गहराई में जा कर के चर्चा होती रहती है। आज भी बहुत गहराई में चर्चा हुई है। देखिए, सब कुछ डिपेंड करता है कॉल करने वाले के ऊपर। कॉल करने वाला जैसा सवाल करता है वैसा ही जवाब दिया जाता है। कॉल करने वाला जैसा होता है उससे उस तरीके से बात किया जाता है। एक भाई साहब ने कॉल किया, छत्तीसगढ़ से शायद थे वो, तो उन्होंने अजीब तरीके से सवाल किया तो हमने उनको भी उसी तरीके से जवाब दिया। तो वो तुरंत बच्चे की तरह चड्डी उतार कर रोना शुरू कर दिए, अरे मेरे मित्र को तो आप ऐसे ऐसे बात किए थे, बड़े अच्छे से बात किए थे, आप मुझसे ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं। तो उनको आगे हम कुछ कहते तब तो उन्होंने जो है बच्चे की तरह जो है, देखा होगा आपने छोटे बच्चे कैसे रोते हैं ज़मीन पर लोट-पोट होकर के, तो बस वैसे ही एकदम जो है रोना गाना करके फिर फ़ोन काट कर चले गए। तो बहुत तरह के लोग कॉल करते हैं, बहुत तरह से लोगों को ट्रीट करना पड़ता है। तो जैसे आप होंगे वैसे ही टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा वाला हम सीधा रणनीति अपनाते हैं। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। और बीएड का मुद्दा अब हल होने जा रहा है। बीएड का ही मुद्दा नहीं, सबको नियुक्ति मिलने जा रही है। वर्षवार नियुक्ति होगी, सबको नियुक्ति मिलेगी। एमपी हो, यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी राज्यों में होगा, चाहे वो कोई राज्य हो। हाँ, बस ये है कि बीजेपी शासित राज्यों में थोड़ा जल्दी होगा। क्यों होगा, क्या होगा, ब्रिज कोर्स वगैरह से संबंधित और अन्य चीज़ों से भी खूब चर्चा हुई है। पूरी बात शुरू से अंत तक सुनिएगा, सब आपके काम का है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेली जो चर्चा हो रही है, तो जो लोग नए हैं पुराने ऑडियो वीडियो भी देखा सुना करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, दबा दें।
और लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट में जो है कुछ तार्किक बातें लिखा कीजिए, कुछ सवाल लिखा कीजिए। फ्रस्ट्रेशन नहीं, फ्रस्ट्रेशन लिखेंगे उससे आपकी पहचान हो जाती है कि आप फ्रस्ट्रेट हैं। कुछ उल्टी सीधे कमेंट नहीं, फिर आप क्योंकि अगली बार कमेंट करने लायक बचेंगे नहीं, ब्लॉक हो जाएंगे। तो बढ़िया से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए सामने नंबर है, उसको सेव कर लीजिए, पीके सर के नाम से मैसेज करके ग्रुप का लिंक ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी है लिंक, वहाँ से भी आप टेलीग्राम तक जा सकते हैं और अन्य माध्यमों से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। वर्षवार नियुक्ति के तहत सभी लोगों को अग्रिम बधाई, एडवांस बधाई। आप सभी को नियुक्ति मिलेगी, इसी 2025 में ही मिलने की पूरी संभावना है। धैर्य रखिए, निराश मत होइए, हम आपके साथ हैं। आप अपनी बातें लोगों से शेयर नहीं कर पाते होंगे, आपके घर परिवार में आपके जैसे लोग नहीं होंगे जो समझ सकें। आपके मित्र मंडली में अन्य जगहों पर ऐसे लोग नहीं होंगे जो हर बिंदु पर चर्चा कर सकें, आप हमसे कर सकते हैं। तो नंबर सेव कर लीजिए, और एक दिन में 1 या 2 व्यक्ति से ही बात होती है। अगर आपका कॉल लगे, घंटी बजे, न रिसीव हो तो ट्राई करते रहिए, किसी न किसी दिन रिसीव हो जाएगा। अगर फ़ोन स्विच ऑफ मिलता है तो भी ट्राई करते रहिए, किसी न किसी दिन कभी न कभी बात हो जाएगा। बहुत सारे कॉल आते हैं, इसलिए सबसे डेली बात नहीं की जा सकती, एक दिन में 1 या 2 लोगों से ही बात करते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो थोड़ा धैर्य रखा कीजिए, अगर आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं मिला तो 1-2 दिन बाद फिर से जो है मैसेज कर दिया कीजिए, ताकि आपका मैसेज नीचे चला गया हो तो ऊपर आ जाए। व्हाट्सएप कॉल बिल्कुल ना किया कीजिए, व्हाट्सएप कॉल पर किसी से बात नहीं होगी। व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज ना भेजा कीजिए, वो हम जो है इग्नोर कर देते हैं। व्हाट्सएप पर आप कुछ लिख करके भेजिए, वो भी ढेर सारे मैसेज नहीं, एक बार में आप अपने सारी बात लिख दीजिए। कुछ लोग सिर्फ पहले हाय हेलो नमस्कार लिखते हैं, उससे कोई लाभ नहीं, हम उसका रिप्लाई नहीं करते हैं। अगर आप अपनी कोई समस्या लिखेंगे, कोई बात लिखेंगे, कुछ लिखेंगे तो रिप्लाई मिल सकता है, नहीं तो हाय हेलो अगर हम करते रहेंगे तो कितने लोगों का रिप्लाई करेंगे। कॉल नॉर्मल कॉल ही करना है, व्हाट्सएप कॉल नहीं करना है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। ब्लॉक हो जाएंगे, बार बार डिस्टर्ब करेंगे मैसेज करके, बार बार व्हाट्सएप कॉल करके, इसलिए थोड़ा समझदारी दिखाया कीजिए, मैच्योरिटी के साथ हर काम किया कीजिए। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। आज फिर से एक बार कहते हैं, बीएड, डीएलएड, डीएड जो भी हैं सबको बधाई। आने वाले कुछ महीने सबके लिए जो है नियुक्ति के द्वार खोलने जा रहा है। थोड़ा हमने कुछ चीज़ें बात की हैं जो कि हम नहीं जल्दी बताते हैं, नहीं चर्चा करते हैं, राजनीतिक बातें हैं, खुल करके नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा बहुत आज हुआ तो इसलिए सुनिएगा पूरी बातचीत और समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें राजनीतिक हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी हम नहीं ओपन कर सकते हैं और इस मंच पर नहीं बोली जा सकती वो बातें। खैर, जितनी बातें कर सकते हैं, जितना ओपन कर सकते हैं उतना हम करने का प्रयास करते हैं, और जो भी जानकारी निकल करके आती है आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए, अपडेट रहिए, अपडेट रहना बहुत जरूरी है। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अधिक से अधिक साथियों तक। हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर टेलीग्राम ग्रुप, हर फेसबुक ग्रुप, जहाँ कहीं भी हैं हर जगह शेयर कीजिए। बताइए लोगों को कि बीएड, डीएलएड, डीएड सबको जो है नियुक्ति मिलेगी। बीएड वालों को बताइए कि बीएड प्राइमरी वैलिड होने जा रहा है। सब कुछ हम बताए हैं, जो लोग नए हैं पुराने ऑडियो वीडियो भी जरूर से देखें। चलिए आज की सुनाते हैं पूरी चर्चा, आपको लास्ट तक सुनिएगा, कोई पॉइंट छोड़िएगा नहीं, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए शेयर भी कर दीजिए फटाफट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। तो हेलो, हाँ, कौन? नमस्ते सर, सजल श्रीवास्तव बोल रहे हैं फ्रॉम हाँ एमपी से। नमस्कार, हाँ बोलिए। हाँ, तो बीएड टीचर हूँ मैं सर यहाँ पे। परमानेंट या हाँ, अतिथि? परमानेंट है। नहीं, अतिथि नहीं है, अतिथि भी रह चुके हैं, अतिथि भी 4 साल अतिथि रह चुके हैं। अच्छा अभी अच्छा। तो फिलहाल परमानेंट ही है। ये अपनी 10 अगस्त की ज्वाइनिंग है सर। 10 अगस्त कौन सा वर्ष? 2023। 10 अगस्त 2023? हाँ हाँ, प्राइमरी टीचर हूँ सर। तो मतलब 10 अगस्त 2023 को परमानेंट ज्वाइनिंग है आपकी? हाँ। चलिए तब तो आप सुरक्षित हैं भाई, आप बच गए। अच्छा, 11 अगस्त को ये बाहर करने वाला गजब ऑर्डर आया था, सर, ठीक है। तो इसीलिए तो कहे कि आप जो है बच गए हैं, क्योंकि 11 अगस्त या उसके बाद वाले जो है वो इलीगल हो गया। हाँ, आप 10 अगस्त को कर लिए थे तो आपका लीगल है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन डीएड वाले क्या हाथ धो के पीछे पड़ गए। उनका कहना ये है हम्म कि जो नियुक्ति पत्र है यानी अपॉइंटमेंट लेटर जो है इनको 10 तारीख को मिले हैं, हम्म लेकिन इनकी ज्वाइनिंग तो स्कूल में 11 के बाद हुई है, ये बोल रहे हैं वो लोग, वो कोर्ट में केस लगाए हैं।
तो अब इसमें क्या हो सकता है, मतलब आपके नजरिए से क्या है, ये सही है या गलत है? अपॉइंटमेंट लेटर माना जाता है या स्कूल की ज्वाइनिंग डेट मानी जाती है? हम अब इसमें जो है इतना डीप में जो है विभाग में क्या रूल है। हम्म, देखिए, ज्वाइनिंग लेटर जिस दिन जारी हो गया तो उस दिन आपकी जो है ऑफिशियली ज्वाइनिंग का सब कुछ, जो आप ज्वाइन कर रहे हैं, कोई पहले कर लिया कोई बाद में कर लिया, हम्म, तो उससे सीनियरिटी जूनियरिटी में फर्क तो पड़ता है। हाँ उस वो तो पता है मुझे। लेकिन अगर कोर्ट गए हैं लोग तो यहाँ पर ये एक तरह से मुद्दा तो बन ही सकता है कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आने के बाद ज्वाइन किया है तो वो इलीगल हो गया। ठीक है, नियुक्ति नहीं। आपका पहले का है जो वो ज्वाइनिंग लेटर, लेकिन हाँ आप हाँ। जब ज्वाइन कर रहे हैं उस समय में, उस तारीख में, तब तो ऑर्डर हम्म, आ चुका है ना। तो हाँ। अब ये हो गया कि फिर इनको ज्वाइन कराया कैसे गया, तो वो तो इलीगल हो गया। तो कोर्ट में जो गए हैं वो तो जो चैलेंज कर रहे हैं वो अपनी हम्म, जगह तो सही है। नहीं, लेकिन एससी ने जो ऑर्डर में लिखा है हम्म। उसमें बात नहीं बोली, उसमें अपॉइंटमेंट की बात बोली है कि 10 अगस्त, 11 अगस्त के पहले अपॉइंटमेंट होना चाहिए। और अपॉइंटमेंट 11 अगस्त के पहले 10 अगस्त को हो चुका है हम लोगों का। और हमारी सर्विस बुक में भी प्रथम नियुक्ति दिनांक 10 अगस्त लिखा है, कहीं भी 11 अगस्त तो या उसकी अगर ज्वाइनिंग कहीं नहीं लिखी है। अब ये वही कहना कि ये चीज वहां पर जो गया है वो हम्म, जो है पॉइंट तो उसका सॉलिड है हम्म, कि आप जब ज्वाइन कर रहे हैं उस समय कोर्ट ऑर्डर आ चुका है। अब हम्म, सर्विस रूल में क्या लिखा है उतना डीप में जा करके वहां पर जब डिस्कशन होगा तो हम्म। कोर्ट जो है क्या डिसाइड करिए। ऑर्डर आया कि नहीं आया अभी? ऑर्डर तो आ चुका, किस चीज का ऑर्डर? कोर्ट में इसका फैसला आ गया। नहीं, अभी 1 अप्रैल को फिर से सुनवाई है, मतलब रीओपन हो गया केस, सुरक्षित सेव कर दिया था एमपी हाई कोर्ट ने। हम्म। लेकिन वो माने नहीं, वो एससी चले गया, एससी ने फिर से रीओपन करा दिया केस। तो ये चलिए चल रहा है अभी यहाँ तो पे। चलिए कोर्ट से ऑर्डर या तो आपके फेवर में आएगा या तो आपके एंटी आएगा। उनके फेवर में फेवर आ में जाएगा। आया था वैसे, पिछली बार जो सुनवाई थी, हम्म। केस खत्म हो गया था, वो पूरा फेवर में था। तो लेकिन ये डीएड वाले नहीं मान रहे थे, और तो वो इसलिए रीओपन हुआ केस। अब इसमें थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि जी। आपके अगर पक्ष में आता है तो, अगर आपके पक्ष में नहीं आता है तो, दोनों पर चर्चा करके दोनों के लिए मेंटली तैयार रहते हैं और क्या क्या हम्म, संभावनाएं बन रही हैं। हम्म, भाई दो ही चीज हो सकता है, या तो आपके पक्ष में हाँ होगा वो तो थे, या कुछ तो तो आपके हो गई पक्ष थे। में नहीं होगा। तो अगर कोर्ट जो है सहमत होती है कि नहीं इनकी ज्वाइनिंग लेटर जो है इस डेट में जारी हो गई थी, उसके बाद कोर्ट ऑर्डर आया है, तब तो आपके पक्ष में चला जाएगा सब कुछ। गवर्नमेंट ने भी यही पक्ष रखा है, और वो और माना भी गया था पहली बार। भाई आप हाँ। अभी सुनवाई की बात कर रहे हैं ना, हम्म, सुनवाई में क्या कौन कह रहा है, कोर्ट में हाँ, जज क्या बोल रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है। हम्म, लेकिन जब ऑर्डर लिखित में जारी होता है हम्म, उसमें क्या लिखा जा रहा है वो हम्म, इम्पोर्टेंट होता है। अब जैसे जब ये गजट जारी हुआ तो पूरा बहस चल रहा था कि बीएड का जो सिलेबस है हाँ वो प्राइमरी के लिए नहीं है, यही तो मुद्दा लेकर के गए थे लोग कोर्ट। हाँ, यही यही बिल्कुल। पूरा केस भी इसी पर चला है, पूरा जो ऑर्डर है ऊपर से नीचे तक इसी पर डिस्कशन हुआ, उसमें लिखा हुआ है ऑर्डर में। हाँ लेकिन हाँ, लिखा है। जब आप कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें क्या है लास्ट में कि हम्म, ये राजस्थान सरकार को फटकारा गया है कि एनसीटी का नियम था, आपको एनसीटी के नियम का पालन करना था, आप गलत हैं। हम्म, सब कुछ होने के बावजूद उतना लंबा चौड़ा कोर्ट ऑर्डर है, उसमें 80% में तो जो है एनसीटी का रूल ही सही माना गया है और राजस्थान गवर्नमेंट को गलत माना गया। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में जजमेंट में क्या लिखा गया, तो एक पॉइंट की एनसीटी ने मीटिंग नहीं किया है, उस वही पॉइंट के रिकॉर्ड आधार किया। पर हम ये गजट रद्द कर रहे हैं। हम्म, यानी कि ऊपर कहीं नहीं मान रही है कोर्ट की, जो है जो डीएलएड वाले आए हैं उनका कोई जो है सॉलिड पॉइंट है, कहीं एक्सेप्ट नहीं किया हम्म, उन्होंने, राजस्थान हाँ, सरकार को ही गलत कहा। लेकिन एक पॉइंट आ गया नीचे उन्होंने, और इस पॉइंट को कहीं कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है, हम एक बार बार चर्चा करते रह रहे हैं लेकिन कोई चर्चा नहीं हाँ, कर रहा है, ना अखबार वाले छापे ना कहीं। तो हम्म, अब केस चलने के दौरान और ऑर्डर में और भी बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि फाइनली क्या डिसाइड हुआ। हाँ, तो फाइनल डिसाइड जो है किस बेस पर हो रहा है, कोई ना कोई रीजन देंगे और उस रीजन बिल्कुल। को वो नियमतः देंगे, और देने के बाद या तो आपके पक्ष में जा रहा होगा या तो आपके अगेंस्ट जा रहा होगा। तो अगर वो फाइनल ये डिसाइड होता है कि नहीं ज्वाइनिंग लेटर से ही कंफर्म हम्म, करना है, तब तो आप लोग हम्म, की नियुक्ति जो है वैसे के वैसे ही रहेगी, चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, कोर्ट आपके पक्ष में देगा ऑर्डर। हाँ, अगर हम वो साबित कर देते हैं कि नहीं ये तो लेटर जारी हुआ था लेकिन ज्वाइनिंग बाद में हुई है और इससे कोर्ट सहमत होती है, हाँ, सर्विस रूल वगैरह में जो भी चीजें हैं इस पर हम्म, स्पष्ट कुछ नहीं मिल पाता है,
तो फिर जो है आपके अगेंस्ट जा सकता है। अब दोनों ही अच्छा। कंडीशन में अगर पक्ष में चला गया तब तो आप लोग जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही चलता रहेगा, हाँ, डीएलएड वाले हार जाएंगे। और अगर मान लेते हैं कि आपके अगेंस्ट जाता है और डीएलएड वाले जीत जाते हैं तो क्या होगा? तो अभी जो है एनसीटी अधिनियम 2025 भी आने जा रहा है, लागू होने जा रहा है। तो हाँ हाँ, अब इसके बाद इस पर सारी चीजें डिसाइड होंगी। बिल्कुल। अच्छा, अब इन सारी चीजों से छोड़ करके, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, अगर आप पृथ्वी के किसी भी शहर में चले जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, खड़े हो जाइए, पूरा पृथ्वी देख पाएंगे? नहीं। नहीं। किसी वजह से हजारों लाखों वर्षों तक कोई बता ही नहीं पाया कि पृथ्वी का आकार कैसा है। बाद में जब पृथ्वी से दूर जाकर के लोगों ने देखा, दूरबीन वगैरह से देखा, आविष्कार हो गया, तब बताया उन लोगों ने नहीं पृथ्वी गोल है। और जब पहली बार उन्होंने बताया पृथ्वी गोल है, तो जिसने पहली बार ये कहा था उसको तो फांसी लटका दिया गया था। खैर, तो हम ये चर्चा इसलिए किए हैं कि कुछ चीजें हम लोग अभी डीप में जाकर एक एक पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं। अब हम ओवरऑल की चर्चा कर लेते हैं, आपको बता देते हैं ओवरऑल क्या होने जा रहा है। देखिए, हर राज्य में, चाहे वो बीएड हो, चाहे डीएलएड हो, चाहे अन्य कोई हो, डीएलएड वाला चाहता है हमको नौकरी मिल जाए, बीएड वाला चाहता है हमारी नौकरी बनी रहे, या जो बाहर है तो वो चाह रहा है हमको नौकरी मिल जाए। हाँ हाँ। हर कोई नौकरी चाह रहा है। हाँ सर। और कल्पना कीजिए एक बार सिर्फ कि डीएलएड जो भी लोग कोर्ट गए हैं उनको भी नौकरी मिल जाए, डीएलएड वालों को, अब बीएड वालों को भी नौकरी मिल जाए, फिर ये विवाद रहेगा? नहीं, फिर नहीं रहेगा कुछ। एग्जैक्टली आगे कुछ ऐसी परिस्थिति बनने जा रही है, जिन जिन राज्यों में बीजेपी है, हम ये स्पेशली बार बार बोलते रहते हैं हर ऑडियो में, क्यों? क्योंकि हम नहीं बोल रहे हैं, हम रिपीट कर रहे हैं उनकी बात जो लोग इस वक्त सत्ता में हैं, यानी हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी खुद हाँ, अपने सब मुंह से बोल बोलते हैं ये लोग। तो जब वो बोलते हैं तो हम फिर क्यों ना बोलें? तो वो लोग कहते हैं, आप सुनिएगा कभी इन लोग का भाषण, तो सुना है, पुराने वाले भाषण में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने खुद कहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में, गृह मंत्री जी भी बोल चुके हैं बीजेपी शासित राज्यों में, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोल चुके हैं बीजेपी शासित राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और अन्य चीजों पर जब भी न्यूज आता है, कोई भाषण देते हैं, तो ये वर्ड बार बार यूज करते हैं। तो हाँ, जब बिल्कुल इन बिल्कुल। चीजों को आप समझेंगे तो इसका मतलब है कि जहां जहां बीजेपी का शासन है वहां पर तो आसानी से काम हो सकता है। क्यों? क्योंकि केंद्र कुछ कहेगा तो राज्य मानने को तैयार होगा, राज्य वो कुछ तो कहेगा मानना ही तो, पड़ेगा उन्हें। हाँ, क्योंकि दोनों सेम पार्टी हैं। लेकिन जब सेम पार्टी नहीं होती है तो उसमें हाँ, कोई दिक्कत किसी आ को जाती है। जबरदस्ती नहीं कर सकता। जैसे कि आवास योजना के तहत और शौचालय योजना, ये सब जो है हर राज्य में शुरू किया गया। हाँ। और भी जो है ये अन्न वाला उज्ज्वला योजना, लेकिन कुछ राज्यों में आज तक नहीं हुआ है। जैसे दिल्ली में कुछ जो है योजनाएं आज तक नहीं हुई हैं, अब वो शुरू हो रही हैं जब अब बीजेपी हो आई रही है। है। पश्चिम बंगाल में आवास योजना के लिए ममता बनर्जी ने खुद ही कह दिया कि भैया हम तो नहीं देंगे, हमको नहीं चाहिए पैसा। अब सोचिए बिल्कुल केंद्र बिल्कुल। दे रहा पैसा, लोग गरीबों में बांट दो, वो घर बना लें, हम्म, ममता हम्म, बनर्जी जी कह रही है नहीं हमको नहीं चाहिए। वो नहीं दे रही है, तो बताओ। अब ममता बनर्जी जी का जो अपना है राजनीतिक जो टकराव, उसके कारण नुकसान किसका हुआ? आम जनता का। जनता का। भाई मान लेते हैं पश्चिम बंगाल में 100 लोग को घर मिलता तो उस 100 लोग का भला होता ना। बिल्कुल होता। तो यही चीज वो जो बोलते हैं बीजेपी शासित, यानी कि जहां जहां बीजेपी का शासन है तो वो तो आराम से वहां करवा लेंगे, हाँ, वहाँ तो लेकिन होगा जहां ही पर नहीं होगा। है इसलिए वो उनके बारे में नहीं बोलते हैं। तो जहां जहां बीजेपी है उन राज्यों में एक योजना लेकर आने जा रहे हैं। अब हम बार बार चर्चा करते हैं इधर, लेकिन बीएड वाला जब मैटर चल रहा था तो इधर हम फिलहाल कम चर्चा किए हैं इसका। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आया है उसके तहत दो योजनाएं उसमें चल रही हैं। दो योजना मतलब एक तो चल रही है, एक आने जा रही है। एक अच्छा। योजना जो पहला था कि आप कोई भी विद्यालय, देखिए आप तो खुद हैं विद्यालय में, आपके यहाँ कमरे कितने हैं प्राइमरी विद्यालय में? 3। 3 हैं। और कक्षाएं कितनी चलती हैं प्राइमरी विद्यालय में? वो तो पूरी है, 5 है, 1 से 5 है। तो बच्चे कैसे बैठते हैं? बच्चे ज्वाइंट होते हैं, वो तो मैनेज करना पड़ता है एक तो ही रूम में ये दो। ज्वाइंट करना ये नियमतः सही है या गलत है? नहीं, वो तो गलत है। बच्चों को एक साथ नहीं बैठाना चाहिए ना, क्योंकि किताबें हम्म, अलग हैं, सिलेबस अलग है। वो तो सब अलग, पढ़ाई अच्छा, कैसे होगी तो उसमें। 3 कमरे हैं, 5 कक्षाएं संचालित हो रही हैं, और टीचर कितने हैं? टीचर 4 ही है। 4 हैं। 4 में परमानेंट कितने हैं, संविदा के अतिथि शिक्षक वगैरह कितने? परमानेंट तो हम लोग 3 है, एक अतिथि में है। अच्छा, अब हम यूपी का उदाहरण न देकर के आप ही का विद्यालय ले लेते हैं, क्योंकि आपके यहाँ भी वही सेम निकल के आया है जो अन्य राज्यों में भी है। तो नियमतः 5 कक्षाएं हैं तो 5 कमरे होने चाहिए।
और हाँ 5 बिल्कुल, कमरे यानी 5 टीचर कम से कम 5 होने टीचर चाहिए। होना चाहिए। जबकि नियम है कि एक एक्स्ट्रा टीचर, ताकि हर टीचर को 1 या 2 पीरियड ऑफ मिल सके, वो कॉपी चेक कर सके, वो पेपर बना हुँ, सके, वो अन्य काम भी टीएलएम वगैरह बना सके। बिल्कुल। जैसे केंद्रीय विद्यालय में 1 से 5 तक के लिए 6 टीचर रखे जाते हैं। आप कोई भी हुँ, केंद्रीय विद्यालय में पता कर लीजिएगा, हो सकता है आपको जानकारी भी हो। हुँ, हुँ, तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के बाद राज्यों को एक्स्ट्रा बजट देना शुरू किया हुँ, और हुँ, कहा कि भाई आप लोग अपने यहाँ स्कूलों में जो है ये कार्यक्रम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत है, जो योजना है उसको लागू कीजिए। तो यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया जी सर। कि उनका प्लान था कि भाई अगर हम पहले टीचर रख लेंगे 5, तो कमरे हुँ, तो यूपी में तो एक या 2 कमरे हैं। आपके यहाँ तो फिर भी बता रहे हैं 3, हुँ, लेकिन हुँ, ज़्यादातर स्कूलों में यूपी में 1 या 2 कमरे थे। अच्छा। तो 5 टीचर रख भी लेंगे तो कमरे ही नहीं हैं। हाँ, कमरे नहीं थे। कमरे जो 2 हैं भी, तो उनमें ना बिजली है, ना पंखा हाँ, है, तो ना सुबह लाइट ही है। कैसे बैठेंगे और बच्चे? कमरे ऐसे हैं कि उसमें बैठने लायक नहीं है, ऊपर से फर्नीचर भी नहीं है, हुँ, नीचे हुँ, ज़मीन पे बैठते हैं बच्चे। तो हाँ, यूपी बिल्कुल। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जब केंद्र सरकार कह रही है कि ये चीज़ें लागू करनी है, तो इनमें पहले क्या करें, बाद में क्या करें। तो यूपी गवर्नमेंट ने पहले डिसाइड किया कि हम पहले व्यवस्था में जो है खर्च करेंगे, व्यवस्था सुधारेंगे। हुँ, तो हुँ, तो यूपी गवर्नमेंट ने योजना चलाया कायाकल्प, और उसके हुँ, तहत स्कूलों में फर्नीचर भी दे दिया। 25-25 हज़ार स्कूलों में लगातार 2017 से दे रहे हैं। हाँ, तो हाँ। अब लगभग-लगभग हर स्कूल में फर्नीचर हो गए। जी सर। हर स्कूल को थोड़ा-थोड़ा बजट देना शुरू किए, कुछ-कुछ स्कूलों को। अब जितने भी स्कूल हैं उनकी अपनी बाउंड्री हो गई है। हाँ, हो जो गई है स्कूल अभी तो। प्राइमरी, जूनियर आस-पास थे उनको एक बाउंड्री में करके कंपोजिट विद्यालय बना दिया गया हाँ, है। वो मौजूद है अभी तो। और कमरे भी जो है 2022, 2023, 2024 में 3 साल के अंदर 5 कमरे लगभग हुँ, 90% हुँ, स्कूलों बन में गए कर हैं। दिए गए। हुँ, हुँ, सभी कमरों में टाइल्स हो गए और बिजली कनेक्शन हर स्कूल को दे दिए। पीने का हुँ, हुँ, पानी की व्यवस्था कर दिए, शौचालय की व्यवस्था कर दिए, टीवी, डिजिटल बोर्ड, स्पीकर, मतलब जो मूल व्यवस्था होनी चाहिए एक विद्यालय हाँ, में हाँ। उतना कर दिए हैं। यानी हुँ, इन्होंने हुँ, पहले व्यवस्था पर खर्च किया। अब हुँ, इसके हुँ, बाद ये जा रहे हैं, वो योजना था हर कक्षा में हर कक्षा के लिए अलग कमरा, उसके तहत कमरे बनाए और पूरा व्यवस्था कायाकल्प योजना के तहत 2 योजना चला करके ये सारी चीज़ कर दी। अब एक नई योजना लागू करने जा रहे हैं, हर हुँ, कक्षा हुँ, में शिक्षक योजना, यानी कि अब 5 शिक्षक अनिवार्य करने जा रहे हैं। हुँ, हुँ, अच्छा, यूपी की ये कहानी है। अभी आपके अच्छा। एमपी पर भी आ रहे हैं। अब इसके बाद हुँ, चलते हैं पहले बिहार पे। हुँ, बिहार का अभी हमने जो है सेव किया है पेपर कटिंग न्यूज़। हुँ, हुँ, 2-3 है मेरे पास। अच्छा। तो बिहार सरकार ने इधर लगातार 2-3-4 महीनों के अंदर कई घोषणाएँ की हैं। हुँ, एक घोषणा उन्होंने किया कि कमरे हम बनाएँगे, हुँ, वो भी कमरे नहीं बना पाए हैं। दूसरा उन्होंने घोषणा किया कि 5 शिक्षक अनिवार्य हम करने जा रहे हैं। हुँ, और भी कुछ है, अब आपसे बात कर रहे हैं, अब खोलने में टाइम लगेगा। हम शेयर हुँ, हुँ, करेंगे अभी, वो सारे हमने कलेक्ट कर रखे हैं पेपर कटिंग। हुँ, बस हुँ, टाइम नहीं मिला इसलिए शेयर नहीं हुआ। तो वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, कमरे भी बना रहे हैं और 5 हाँ, शिक्षक वो तो अनिवार्य कर यानी रहे कि हर कक्षा में शिक्षक योजना उसको भी लागू करने जा रहे हैं और सेम हैं। यही आपके एमपी में भी होगा। उसकी हुँ, प्लानिंग हो गई है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, यूपी एमपी में भी प्लानिंग हुई है। हुँ, तो हुँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक और चीज़ कहता है कि संविदा योजनाएँ, संविदा प्रथा इसको हुँ, बंद करना है। हाँ, बंद करना है। उसमें लिखा हुआ है। और आपके यहाँ एमपी हुँ, में क्या हुआ, 50% आरक्षण दिए कि नहीं दिए अतिथि शिक्षक को? हाँ, बिल्कुल। अभी हाल ही में ये हुआ है ना 50% आरक्षण। हाँ, कोर्ट तो में यानी केस कि हुआ था अभी। हाँ, हाँ, तो अब इसका मतलब है कि वो वहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार काम शुरू कर दिए हैं। हुँ, हुँ, तो जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार यूपी कर रहा है, कमरे बना रहा है और 5 शिक्षक रखने की तैयारी चल रही है, बिहार सरकार भी कर रही है और बीजेपी आपके एमपी में भी है। तो अब कल्पना कीजिए कि आपके विद्यालय में 5 कक्षाएँ, तो कमरे बनाने हैं अभी 2। हुँ, जिस दिन 2 कमरे बन जाएँगे, तो 5 हुँ, टीचर चाहिए। अभी आपके आपके एक विद्यालय की बात कर लें तो 4 टीचर हैं, 4 में से 3 ही परमानेंट हैं। हाँ, तो 2 टीचर तो आपके स्कूल में ही चाहिए हाँ, परमानेंट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। भले ही एक हैं और, लेकिन वो अतिथि से परमानेंट नहीं है। भले ही बाद में हाँ, उन्हीं वो को नौकरी मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन 2 हाँ, पद तो वो हैं खाली। खाली है। तो कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 1, इस तरह से करके पूरे एमपी में जितने भी विद्यालय हों, काउंट कर लीजिएगा हुँ, और हुँ, लमसम निकाल लीजिएगा कि कितने टीचर जो है रखे जाएँगे। तो हाँ, यूपी के अंदर गवर्नमेंट ने प्लान किया है, यहाँ पर है 1,68,000 प्राइमरी विद्यालय हैं। हुँ, हुँ, राउंड फिगर में हम लोग 1,50,000 या 2 लाख जो भी मानना चाहें, 1,50,000 ज़्यादा सही हाँ, रहेगा। हाँ, हाँ, तो 1,50,000 विद्यालय में और यूपी के अंदर 1 या 2 परमानेंट शिक्षक हैं और 1-2 शिक्षा मित्र हैं। हुँ, तो हुँ, शिक्षा मित्रों को छोड़ दें तो यूपी के अंदर 2 लाख से कम शिक्षक हैं और पिछले 5-6 साल में कोई नई भर्ती आई नहीं है। हर साल हाँ, नहीं आई। 10,000 15,000 रिटायर होते हैं। नहीं आई, नहीं आई।
तो 1.5 लाख विद्यालय, 5 शिक्षक रखे जाएंगे तो 1.5 लाख का 5 गुना करेंगे, 7.5-8 लाख हो गया टोटल लगभग। बिल्कुल। तो 7.5-8 लाख जो है शिक्षक होने चाहिए, लेकिन 2 लाख के अंदर हैं और रिटायर भी बहुत हो गए हैं, तो 5-6 लाख तो यूपी के अंदर जब बन जा रहे हैं, तो आपके एमपी में ऐसे ही काउंट करेंगे तो वहां भी निकल आएगा कितने पद बनेंगे। तो अभी ये जो योजना है इसको लागू करने के लिए केंद्र सरकार इस साल का जब आप बजट देखेंगे, 15% शिक्षा का बजट बढ़ाया है इसीलिए। और बीजेपी शासित राज्य जो बार बार बोलते हैं, तो सिर्फ बोलते नहीं है, बजट आप जब देखेंगे तो बजट में उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों को एक्स्ट्रा बजट दिया है। जैसे यूपी को 4 लाख करोड़ दिया गया एक्स्ट्रा, तो ऐसे ही एमपी को भी कुछ दिया गया होगा, बिहार को भी दिया गया होगा। बिल्कुल सही। तो हम इतनी सारी बातों को बता रहे हैं, बातें तो बहुत सारी हो जाएंगी, लेकिन सब जब कलेक्ट करके आपस में लिंक करेंगे तो सब समझ में आएगा कि गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है। तो एक तरफ 50% जो आरक्षण दे रही है अतिथि शिक्षक को, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही वो काम कर रही है। वो जो 15% बजट बढ़ाए हैं तो वो शिक्षा के लिए ही बढ़ाए। तो कुल मिलाकर के जो यूपी में होने जा रहा है वर्षवार नियुक्ति, कि सारे लोगों से आवेदन लेंगे जब ये अधिनियम लागू हो जाएगा, हाँ जी। एनसीटी अधिनियम, इसके बाद यूपी गवर्नमेंट आवेदन लेगी, सारे लोगों से लेगी जो भी टेट सीटेट पास हैं, बीएड डीएलएड या अन्य जो भी। इसके बाद वो ईयर देखेंगे कि टेट या सीटेट कब कौन पास किया है। तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 2011 में, तो वहां से वो ज्वाइनिंग देना शुरू करेंगे और आगे ज्वाइनिंग देते चले जाएंगे। आपके एमपी में भी सेम प्रोसेस होगा, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो पहली बार टेट कब हुआ था एमपी में? 2018? नहीं, उस टाइम पे टेट नहीं चलता था। ये अभी 2024 में हुआ, शायद 23 के लास्ट में शुरू हुआ शायद टेट का सिस्टम। अच्छा, इसके पहले क्या सीटेट चलता था सिर्फ? नहीं, कुछ नहीं चलता, डायरेक्ट भर्ती होती थी इसमें, एक ही अच्छा, पेपर होता था। तो जब टेट सीटेट कैंडिडेट ही नहीं है पुराने, अभी तो हाल ही में हुआ है, तो हाँ। अब वहाँ की जो कैंडिडेट्स होंगे बीएड डीएलएड, कितने टेट पास हैं सीटेट पास हैं, इसको ध्यान में रख करके वहाँ की प्लानिंग होगी। यूपी गवर्नमेंट ने जो प्लान किया है, आवेदन सबसे लेंगे, क्योंकि 6-7 लाख 8 लाख पद एक साल में भर देंगे तो बजट बहुत ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा तो इन्होंने न्यूज दिया था, उस न्यूज के अनुसार इनका कहना है कि 2.5 लाख से ज्यादा पद भरेंगे। 2.5 लाख से ज्यादा में हम 3 लाख तक चले जाते हैं। अच्छा। तो हमने जब काउंट किया कि 2.5 लाख 3 लाख पद जो भरने की बात कर रहे हैं, तो कितने कैंडिडेट आ जाएंगे इसमें। तो काउंटिंग के अनुसार बहुत सारी भर्तियां हुई हैं, उनको निकालने के बाद जो बच्चे कैंडिडेट्स हैं 2011 से 2018 तक के जो भी टेट सीटेट पास कैंडिडेट हैं, वो पहले चरण में फर्स्ट फेज में हो जाएंगे। इसके बाद सेकेंड फेज में आगे वाले। तो इस विवाद का हल ऐसे ही होगा कि जैसे यूपी में होने जा रहा है कि वर्षवार नियुक्ति, यानी जो भी टेट सीटेट पास हैं सबको नियुक्ति देते हैं, चाहे वो बीएड वाला हो चाहे डीएलएड वाला हो, क्योंकि सभी एलिजिबल हैं, टीचर ट्रेनिंग किए हैं, टेट सीटेट पास हैं। तो आपकी भी अगर बाई चांस ज्वाइनिंग अगर रद्द होती है, कैंसिल होती है किसी कारण से, कोर्ट ऑर्डर के कारण, तो भी थोड़े समय के लिए टेंशन दे सकता है, लेकिन परेशान मत होइएगा, धैर्य रखिएगा, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत केंद्र सरकार जो है, जो मानक हैं कि हर कक्षा में शिक्षक योजना, 5 शिक्षक अनिवार्य, ये सब जब करेगी तो फिर टेट सीटेट कैंडिडेट को ही लेगी और फिर आप वापस आ जाएंगे, फिर से मौका मिल जाएगा। अच्छा। अब इतनी सारी बातें हमने बताया, बहुत सारी चीजें, कुछ अलग अलग राज्यों के उदाहरण लेके, और आप कितना समझ पाए वो अब पता नहीं। बिल्कुल आ गया समझ में। अब सर थोड़ा ये है कि जो एनसीटी का ये तो आ गया, ठीक है, तो अब लागू भी हो जाएगा सब। इसमें ब्रिज कोर्स का क्या है सर, कब आएगा ये ब्रिज कोर्स? हाँ, आप अगर एनसीटी की वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे और पीछे 1-2 महीने पीछे जाकर के ढूंढना पड़ेगा अखबार, हमने वो भी न्यूज शेयर किया था व्हाट्सएप ग्रुप में, हम सब शेयर करते रहते हैं। तो अखबार तो खोज पाना बड़ा मुश्किल है, एनसीटी की वेबसाइट पर जाके चेक करेंगे तो उन्होंने एक कमेटी बनाया था ब्रिज कोर्स के लिए, और उस कमेटी को उन्होंने 30 दिन का समय दिया था। हाँ, दिया था। तो वो कमेटी 30 दिन तो पूरे हो चुके हैं, काफी दिन हो गया, वो अपना रिपोर्ट दे चुकी होगी। तो जैसे ही एनसीटी अधिनियम ये लागू हो जाएगा, लागू होने में अभी परसों का अखबार कह रहा था कि कल फाइनल मुहर लगेगी, तो कल लग गया होगा फाइनल मुहर। अच्छा। तो 2-4-10 दिन के अंदर एनसीटी अधिनियम लागू हो जाएगा। इस लागू होने के बाद तभी तो फिर ब्रिज कोर्स की जरूरत पड़ेगी ना, अभी तो बीएड खुद ही विवाद में है। हाँ सर, बिल्कुल। तो पहले तो यही होगा, एनसीटी अधिनियम लागू होगा और ये लागू हो जाएगा, तो इसके बाद फिर ब्रिज कोर्स लेकर आएंगे, और हमें उम्मीद है कि इस बार ब्रिज कोर्स एक नहीं आएगा। हाँ, वो तो अलग अलग आएंगे ब्रिज सब कोर्स कई सारे आएंगे। जो लोग कह रहे हैं कि बीएड अलग अलग रहेगा, नहीं, बीएड अलग अलग नहीं रहेगा, एक साल वाला
वो 4 साल वाला, 2 साल वाला, 1 साल वाला, तीनों में ही जब आप ड्राफ्ट में पढ़ेंगे एनसीटी तो उस तीनों में ही लिखा ऑल 4 हाँ, स्टेजेज। ब्रिज कोर्स तो है। तो तीनों ही चारों स्टेज में मान्य रहेंगे, तो ब्रिज कोर्स अलग अलग लेकर आएंगे। तो ब्रिज कोर्स तो जो कमेटी बनी थी उसके अनुसार से फाइनल हो गया होगा। तो हाँ, उम्मीद है लगभग कि फिर भी कितना टाइम अप्रैल में होगा एक ब्रिज कोर्स के लिए कुछ? इतना शॉर्ट टाइम हम नहीं मान के चलेंगे, हो भी सकता है, लेकिन फिर भी एक अनुमान मान के चलिए कि इस साल को पूरा ले लीजिए। हम्म। इस साल पूरा लीजिए, इस साल में कभी भी ब्रिज कोर्स आ जाएगा 2025 में। एनसीटी ये जो अधिनियम है ये तो लागू हो जाएगा ना अभी मार्च या ये अप्रैल तो में? ये तो अभी 2 4 10 दिन के अंदर लागू होने जा रहा है। अच्छा। आप नहीं। अभी अभी जो लेटेस्ट जो अखबार में न्यूज आई है 7,000 आपत्ति वाला, वो न्यूज पढ़े कि नहीं पूरा हाँ, आप? वो तो देखिए तो आपत्तियां आई हैं। उसमें आपने हेडिंग क्या देखा, अब। क्या न्यूज उसमें लिखा कि फाइनल मुहर लग जाएगी कल। अच्छा। उसमें साफ साफ लिखा है ना कि फाइनल मुहर लग जाएगी कल। ये न्यूज परसों आया था, और फाइनल मुहर लग जाएगी कल यानी जो कल बीत चुका है उसकी बात वो कर रहे थे, यानी मीटिंग वगैरह हुआ होगा कुछ। अभी हम्म। वो इसकी जानकारी भी देंगे। तो जब हम्म। मीटिंग कल हो चुका होगा तो हम्म। ऐसा तो है नहीं कि आपत्तियां आ रही थी वो बैठे रहे होंगे। जो आपत्ति मांगे थे बीस नहीं, वो तो फरवरी उनको को पूछना वो चाहते थे। तब से 7,000 जो आपत्तियां आई हैं तो उन पर पहले से भी मंथन चल रहा होगा। हम्म। और अब आज तारीख है कितना, 19 20 ना 20, 20 है और सर। 8 तारीख तक आपत्तियां आ चुकी थी, तो सारे पर मंथन कल फाइनली मोहर लग चुका होगा। सब जितना मंथन करना था कर चुके हैं। बिल्कुल सर। कल जब मीटिंग हुआ होगा, या हो सकता है एक आध दिन और मीटिंग चल रहा हो, हम लोग को तो नहीं पता है, जब वो बताएंगे तो पता चलेगा। तो अब फाइनल मोहर जब लग चुका, तो अब क्या करना है, उसको पब्लिक डोमेन में डालना है, अपनी वेबसाइट पर डालना है, और डेट उसमें मेंशन करके कि इस डेट से ये लागू घोषित करना है। हम्म। तो ये काम हमें नहीं लगता है कि बहुत बड़ा काम है, हाँ, लेकिन फिर भी चूंकि ऑफिशियल चीजें हैं, सरकारी काम थोड़ा सा ऐसे ही समय लेकर होता है। हाँ, डिले चलता तो रहता फिर है। भी हम मान के चल रहे हैं कि अभी 2 4 10 दिन के अंदर 2 4 10 दिन लग सकता है। तो आ जाएगा 2 4 10 दिन। हमें नहीं उम्मीद है कि मार्च ढकेगा, लेकिन अगर बाई चांस हम्म। मार्च में नहीं भी आता तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में आ जाए। मतलब जब 2 4 10 दिन 15 दिन के अंदर ये लागू हो जाएगा, ये कंफर्म अच्छा। है। क्योंकि क्या है हम लोगों के जो ज्वाइनिंग लेटर है हम्म। और नोटिफिकेशन में भी लिखा था साहब कि 2 साल के अंदर वो इसको करना जरूरी है। और अब डीएड वाले इसी चीज को लेके जाते हैं कोर्ट में और हम्म। वो कहने लगते हैं कि इनका हाँ कुछ हाँ। सोच भी नहीं है, इनके 2 साल पूरे होने आ हम्म। गए। हम्म। और फर्स्ट काउंसलिंग वाले तो अप्रैल ही में 2 साल हो जाना, हम लोगों की तो वैसे भी अगस्त में हुई थी तो है भी अच्छा। थोड़ा 2 3 महीने। तो फर्स्ट काउंसलिंग वालों का तो 2 साल होने वाला है पूरा। हम्म। तो वो ये भी मुद्दा उठाने वाले हैं अब कोर्ट में कि इनका ब्रिज कोर्स का टाइम भी निकल गया, टाइम पीरियड निकल गया, इनने किया नहीं, इन्हें बाहर करो। तो देखिए, अगर इसको टेक्निकल पॉइंट से देखा जाए तो जब गजट रद्द हुआ तो वो शर्त भी खत्म हो गई। हाँ, वो शर्त भी खत्म हो गई। और जब कोई चीज विवादित है, अभी भी हम्म। विवाद बना हुआ है, तो जब कोई हम्म। चीज विवाद बना है तो फिर किसी को निकालना, किसी को रखना, ये भी करना जो है अभी उचित नहीं है। तो जो बिल्कुल लोग सर। कोर्ट गए हैं, तो चाहे जो भी फैसला है, फैसला हम कहें ना दो ही हो सकता है, या तो आपके पक्ष में या तो आपके अगेंस्ट। वो तो एक कुछ तो पक्ष हो में गई। आने की संभावना जो आप बता रहे हैं वहां सर्विस रूल के अकॉर्डिंग वो संभावना हम्म। बन रही है। अगर हम्म। मान लीजिए पक्ष में नहीं भी आता है तो एनसीटी अधिनियम लागू होगा, और हम्म। आपने नियमतः आवेदन भी किया और उसमें आप आवेदक रहे हैं, तो फिर हमारे अगर को- उनका लिस्ट जारी होगा तो फिर आप लोग भी चैलेंज कर ही सकते हैं, रोक ही सकते हैं। अच्छा, इसके लिए हाँ वो तो ठीक है। एक चीज और बताइए, जैसे आईए फाइल करेंगे तो इसमें याचिकाकर्ता को लाभ कब दिया जाता है? मिलेगा क्या इसमें जैसे? याची को लाभ, इस पर हमने बहुत बार डिटेल में चर्चा किया, आपको भी जो है आज थोड़ा सा संक्षेप में बता देते हैं। एक उदाहरण से हम अक्सर इसको समझाते हैं। उदाहरण से होता क्या है कि समझना आसान हो जाता है। हम्म। मान लीजिए अभी अभी आपके दरवाजे पर नॉक हुआ और आप जाइए दरवाजा खोलिए, और सामने कोई व्यक्ति है और उसने खोलते ही दरवाजा आपके सर पर लगा दिया बंदूक, हम्म। और दरवाजा अंदर आकर के बंद कर दिया, कहा कि भैया तिजोरी खोलो, जो कुछ है निकालो। हम्म। और आप तो सर पे बंदूक लगा है, तो वो जो कहेगा मानना पड़ेगा। बिल्कुल मानना पड़ेगा, वो तो सबको ठीक, नहीं पड़ेगा। आपने अपने घर से गहने निकाले, रुपए निकाले, उसको दिए, और वो लेकर जाने हम्म। लगा, और कोई बाहर व्यक्ति देख लिया कि हम्म। आपने उसको गहने दिया है, रुपए दिया है, और हाँ। वो ये सोच लिया कि अरे बड़ा दानी व्यक्ति है भाई, देखो उसको इतना पैसा इतना धन दिया है, चलो हम भी कुछ मांगने चलते हैं। हम्म। अब ये रुपया लेकर के, गहना लेकर के चोर तो भाग गया। बिल्कुल। दूसरा व्यक्ति आ गया। हाँ जी। अब दूसरे व्यक्ति के मांगने पर आप क्या देंगे उसको?
नहीं उसे क्या देंगे, उसे कुछ नहीं देंगे अपन। कुछ नहीं, मेरे ख्याल से अगर हम होंगे आपकी जगह, हम उसे थप्पड़ देंगे मूड, उस मूड में, हाँ बिल्कुल, और क्या, सही उस बात मूड है। में थप्पड़ ही निकलेगा सीधे या चप्पल निकलेगा सीधे। सही बात साले है। भाग जाओ तुम, जो है। हम्म, हमने एक एग्जांपल दिया समझाने के लिए कि उस मूड में आप उस को जो है ऐसा भी कर सकते हैं। खैर, मेन पॉइंट ये था, आपने एक को दिया लेकिन आप दूसरे को नहीं दे रहे हैं, तो जिसको दिया आपने कोई कारण था ना। हाँ बिल्कुल। एग्जैक्टली exactly। तो कोई भी चीज फ्री में नहीं कोर्ट दे देती किसी को भी। कोई आ गया तो बस याची बना है, कोर्ट आ गया है इसलिए दे दे, नहीं। हम्म, कोर्ट तब देती है जब कोई रीजन हो। हाँ अच्छा, अब ये याची लाभ वाला आया कहाँ से? कभी ना कभी तो किसी को दिया गया होगा, तभी तो ये बात आती है बार बार। बिल्कुल सर। तो इसको आप जब अतीत में जाकर देखेंगे तो यूपी की एक भर्ती थी 72,825, ये 2011 में आई थी। हम्म, उसमें बड़ा टेढ़ा विवाद था। हम्म, उस मायावती जी की सरकार थी, उन्होंने एक विज्ञापन निकाला, उसमें हम्म, कमी थी, लोग कोर्ट गए थे, तब तक यहाँ पर यूपी में सरकार बदल गई, अखिलेश जी आ गए, कोर्ट ने कहा भैया इसमें जो जो कमियां हैं उसको ठीक करो। तो हम्म, अखिलेश जी क्या किए, उसको ठीक करने की बजाय पूरा नए सिरे से नया विज्ञापन, सेम सारी चीजें, नया विज्ञापन जारी कर दिए जी सर। और पुरानी विज्ञापन को वैसे ही छोड़ दिए। तो अब हम्म, जब इन्होंने निकाला तो मायावती जी का जो विज्ञापन था उसमें टेट के नंबर के आधार पर भर्ती होना था, और अखिलेश जी ने जो निकाला एक परिवर्तन कर दिया कि इसमें एकेडमिक को कर दिया टोटल। करने को हुआ। तो जिनका एकेडमिक अच्छा नहीं था, टेट में नंबर ठीक ठाक थे, वो चले गए कोर्ट। हम्म, तो वहां विवाद हो गया, कोई कह रहा भैया टेट से भर्ती होना चाहिए, कोई कह रहा है कि एकेडमिक से होना चाहिए। हम्म, तो फाइनली ये विवाद होते हुए सुप्रीम कोर्ट गया, हाई कोर्ट से होते हुए। जी। और जब ये कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इसमें ये देखा कि जो है जो विवाद है उसमें मूल विज्ञापन जो है वो 2011 का है, तो नियमता तो वही विज्ञापन है। लेकिन हम्म, सरकार कह रही है कि नहीं, दोनों विज्ञापन अलग है, तो दोनों का उन्होंने डिटेल मांगा, तो 2011 का तो डिटेल दे दिए फाइल कि हाँ इस टाइम हमने केंद्र से अप्रूवल मांगा था, फिर इतना विज्ञापन हमने निकाला, ऐसे ऐसे इन प्रक्रिया से। 2012 वाले का केंद्र से कोई अप्रूवल लिया नहीं गया था। हाँ हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट समझ गई कि ये दो विज्ञापन नहीं है, एक ही विज्ञापन है। हम्म, लेकिन 2012 वाले जो भी कैंडिडेट थे वो दावेदारी के साथ बढ़िया से केस लड़ रहे थे। हम्म, और ये जो 11-12 वाले थे ये तो लड़ ही रहे थे। लेकिन ये क्या है, जैसे आप कह रहे हैं ना डीएलएड वाले लगे हैं कि ब्रिज कोर्स नहीं किए हैं इनको निकालिए, कोर्ट गए हैं। ऐसे ही एक और मुद्दा था, शिक्षा मित्र यहाँ पर जो अखिलेश सरकार थी, इधर टेट जो पास हैं उनको उलझा दी कि टेट से भर्ती होगी कि एकेडमिक से भर्ती होगी, ये लोग कोर्ट में उलझे पड़े हैं। तो हाँ कैंडिडेट भी कम नहीं थे कि हमको उलझाए हो भैया, और दूसरी तरफ बिना टेट वालों की भर्ती कर दिए तुम। तो जो शिक्षा मित्र का जो समायोजन हुआ था बिना टेट के, उस मुद्दे को भी हाई कोर्ट से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। हम्म, तो जब वहां पर टेट और एकेडमिक की लड़ाई हुई तो पता चला कि जो पीछे 4-5 सालों में और भर्तियां हुई हैं वो भी कोई एकेडमिक पर हुआ, कोई टेट पर, वो लोग भी कोई ना कोई उसको चैलेंज कर दिया, वो भी आ गया कोर्ट। अब हम्म, कोर्ट जो है बड़ी परेशान कि भैया एक भर्ती आया था, फिर शिक्षा मित्र वाला मुद्दा भी आ गया, फिर ये जो 4-6 साल में और भर्तियां वो भी आ गई, अब क्या किया जाए। हम्म, मैटर बड़ा टेढ़ा उलझ गया, कई भर्तियां थी, हाँ बहुत सारे सर। लोग ज्वाइन कर चुके थे। हाँ अब हाँ। सब कैंसिल करेंगे तो बवाल मच जाएगा। और शिक्षा बवाल तो कैंडिडेट जो अंदर बाहर होंगे वो अलग मैटर है, लेकिन हम्म, जो भी होगा उसके कारण स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था रुक जाएगी ना तुरंत। क्योंकि कम से कम 8-10 लाख लोग इसमें सम्मिलित हो गए थे और विवाद बड़ा टेढ़ा फंसा था, क्योंकि कई भर्तियां एकेडमिक से हो गई थी। तो इसमें कोर्ट ने जब देखा कि भाई शिक्षा मित्रों को भी जो है वो निकालना पड़ेगा, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो बिल्कुल सही है, लेकिन शिक्षा मित्र को अगर हम पूरी तरह से निकाल देंगे तो फिर ये सुसाइड करने में मजबूर हो जाएंगे। भाई किसी को 30,000 रुपये मिल रही हो, उसकी नौकरी अचानक चली जाए तो बहुत हाँ बड़ा सर बवाल बिल्कुल। मचेगा। तो हम्म, कोर्ट ने इस मैटर को सुलझाने के लिए कि ये कई भर्तियां उलझ रही हैं, तो हम्म, जैसे मान लीजिए आपकी हमारी लड़ाई हो गई और मान लीजिए आपने हमको मार दिया और हम जाके थाने में रिपोर्ट कर दिए, तो भाई आपने मारा है, मेरे पास प्रूफ है, तो आपको तो हाँ सजा होगी ही होगी। वो तो लेकिन होगी सर। लेकिन हम्म, अगर हम अपना केस वापस ले लें तो आपको सजा होगी नहीं सर नहीं होगी। नहीं। तो जो हम्म, मुद्दा उलझा पड़ा था, हम डिटेल में केस में नहीं जाएंगे, वो बहुत लंबा मैटर हो जाएगा, तो वो उसको लंबा है। सुलझाने के लिए कि बड़ा टेढ़ा हम्म, उलझ रहा है कि एक को अगर इस फेवर में हम जा रहे हैं तो जैसे अगर मूल विज्ञापन पर जा रहे हैं तो टेट से भर्ती होना चाहिए, तो जब टेट हम्म, वाला सही है तो फिर एकेडमिक गलत है, इसका मतलब जब एकेडमिक गलत है तो अखिलेश जी ने 4-6 भर्तियां और की हैं एकेडमिक हाँ में, वो वो भी रद्द करना पड़ेगा। भी खत्म करनी पड़ेगा। और नियमता टेट या एकेडमिक दोनों ही सही है, और तीसरी तरफ शिक्षा मित्रों का समायोजन बिना टेट परीक्षा पास किए ही हो गया है।
तो बड़ा टेढ़ा फंसा था, शिक्षा मित्रों का भी ख्याल रखना था क्योंकि वो भी 1,72,000 की संख्या में थे। तो वहां पर कोर्ट ने अलग रास्ता अपनाया। वहां पर उन्होंने देखा कि जो केस लड़ रहा है कुछ लोगों को, जैसे शिक्षा में समायोजन के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, और हाईकोर्ट ने जिस तरह से लिखा है, तो वो समायोजन रद्द करने के साथ साथ जो साल 2 साल ये सैलरी उठाए वो भी वापस लेना पड़ेगा, और इनको वापस शिक्षा मित्र भी नहीं बना सकते क्योंकि ये त्याग पत्र देकर आए हैं। तो बिल्कुल सर। क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो शिक्षा मित्रों के खिलाफ केस लेकर के आया है वो आगे केस लड़ना ही बंद कर दे। वो जो एकेडमिक के लिए केस लेकर के आया है वो वो केस लड़ना ही बंद कर दे। जब वो केस लड़ना बंद कर देगा तो फिर जो पार्टी आ रही होगी या कोई पार्टी ही नहीं आ रही है तो फिर कोर्ट स्वतंत्र होकर निर्णय दे सकती है कि क्यों आ ही नहीं रहे हैं अब। तो इस कारण से उस भर्ती में वर्ष 2015 से 17 के बीच में कुछ लोगों को याची लाभ सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट मजबूर थी परिस्थितियों के कारण कि इस मैटर को हल करना है, और इतने सारे मैटर उलझते जा रहे हैं कि अगर हम स्वतंत्र निर्णय देंगे तो नियमतः गलत हो जाएगा, और अगर ये लोग केस लड़ते रहेंगे तो फिर जो है हम गलत निर्णय दे नहीं सकते हैं। तो ऐसा किया जाए कि जो लोग केस लड़ रहे हैं वो क्या चाहते हैं, वो नौकरी चाहते हैं। अगर उनको नौकरी मिल जाएगी तो ये बंदे सारे जो है नौकरी करने लगेंगे, केस लड़ने आएंगे नहीं। और यही लीडर हैं, यही नेता हैं, जब ये नहीं आएंगे तो पीछे से तो कोई आने वाला नहीं है, और पीछे से कोई आएगा भी तो वो मेन तो रहेगा नहीं। तो मेन व्यक्ति जब नहीं आ रहा है तो हम फिर कुछ भी निर्णय दे सकते हैं स्वतंत्र होकर के। तो उस समय लगभग 1100 लोगों के लिए ऑर्डर हुआ और 800 कुछ लोगों को याची लाभ दिया गया, वो भी परमानेंट नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगे उसमें लिखा है इनको तदर्थ नियुक्ति दी जाए। तदर्थ का मतलब आप जानते हैं, संविदा वाली हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने परमानेंट नियुक्ति कभी नहीं दिया है किसी को भी याची लाभ के तहत। उस मैटर में हमने अभी बहुत शॉर्ट में आपको बताया है, नहीं तो ऐसे ऐसे मुद्दे थे, अगर डिटेल में बताएंगे बहुत लंबा हो जाएगा। उन मुद्दों को जो उलझे हुए थे सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट वहां मजबूर हुई कि जो लोग आए हैं, एक कपिल देव यादव जी थे वो एकेडमिक की लड़ाई लड़ रहे थे, एक हिमांशु राणा जी थे वो शिक्षा मित्रों के खिलाफ लड़ रहे थे, ऐसे ऐसे करके लोग थे। तो इन लोगों को हटाने के लिए अब एक दो को लाभ देंगे तो फिर वो भी हाईलाइट हो जाएगा मैटर कि भैया हिमांशु राणा को नियुक्ति दे दिए, कपिल देव को दे दिए, बाकी याची को नहीं दिए। तो लोग समझ ना पाए और अपना काम भी हल हो जाए, मुद्दा भी हल हो जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि भैया कितने लोग हैं याची लेकर आओ लिस्ट। तो आया 1100। तो 1100 में कुछ मानक लगाया, उसमें फिल्टर किया गया, उनको उन्होंने तदर्थ के लिए कहा। केस आगे चलता रहा तो और भी लोग याची बन गए। तो फिर कोर्ट ने कहा इन पर भी विचार कीजिए, लेकिन कहीं भी उनको नियुक्ति देने के लिए नहीं कहा। तो 800 कुछ लोगों को, 839 लोगों को याची लाभ के तहत तदर्थ नियुक्ति का ऑर्डर हुआ था। तो वही मुद्दा याची लाभ का चलने लगा, प्रचलन में आ गया कि हर कोई याची लाभ का लालच दे करके कि नियुक्ति मिल जाएगा, और 1,000, 2,000, 500, 2,500, 3,000 रुपए लूटने का काम कर रहा है। उसके बाद कभी किसी को याची लाभ के तहत नियुक्ति का कोई ऑर्डर नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ है, ना उससे पहले हम कभी देखे हैं ना उसके बाद। हाँ, एक मैटर में होता है, एक मैटर में होता है, वो भी कंप्लीट कर दे हम। जैसे मान लीजिए कि कोई भर्ती प्रक्रिया कहीं चल रही है और किसी कारण से मेरे साथ व्यक्तिगत कोई मुद्दा बन गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, नंबर लिखते समय एक आध डिजिट आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ कम बेसी हो गया, मेरा मैटर फंस गया व्यक्तिगत, मेरा एक अकेले का या एक दो लोगों का, या कोई और रीजन बन गया। हम व्यक्तिगत गए हैं या दो चार लोग व्यक्तिगत गए हैं और उनका जेन्युइन रीजन है कि नहीं ये बिल्कुल सब कुछ सही थे, ये विभागीय क्लरिकल मिस्टेक है या ये छोटा सा मिस्टेक हो जाने के कारण हो गया, ऐसे में उनको कोर्ट राहत दे सकती है। और ऐसा हुआ भी है, उनको दिया गया। क्यों? क्योंकि उनका व्यक्तिगत और उनकी कमी नहीं थी, कहीं ना कहीं विभागीय दिक्कत हुआ था। हाँ, अब बोलिए क्या कह रहे थे आप? अच्छा, अभी एक सुनवाई हुई, कल ऑर्डर आया, कल नहीं 18 तारीख को एक एमपी हाई कोर्ट में ऑर्डर आया हाई स्कूल के लिए। 45 और 50% SC/ST में आरक्षण का कोई मामला फंसा था वहां पे, जो दिया नहीं गया था, सही से नहीं दिया गया था। 5% की छूट होनी थी, जो विभाग ने सही तरीके से रिजर्वेशन नहीं लगाया था और उनको नियुक्ति में शामिल नहीं किया था। तो कुछ लोगों ने याचिका दायर की होगी, जितने ने भी की हो, तो उनको अभी ऑर्डर में नियुक्ति देने की बात कही गई है। कोर्ट ने बोला अगर पद नहीं है तो अतिरिक्त एक्स्ट्रा पद बनाओ, जोड़ करके दीजिए। हाँ, और याचिकाकर्ताओं को दे केवल, हाँ, ऐसा उसमें लिखा है। हाँ, ऐसे ऑर्डर कई बार आ चुके हैं कि जितने भी याचिकाकर्ता हैं उनको दीजिए, अतिरिक्त पद बढ़ा करके दीजिए, इस तरह के ऑर्डर कई बार आए हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जेन्युइन रीजन है किसी का, उसका खुद का कोई गलती नहीं है, वो बिल्कुल एलिजिबल है, सब कुछ सही है, लेकिन आ रहा है
हाँ सर, बोलिए सर, बोलिए। हाँ, लेकिन ये विभाग का कुछ मिस्टेक है या जो भी कार्य, तो आपने बताया आरक्षण, तो हाँ आरक्षण सर। यहाँ पर उनको मिलना चाहिए था। आरक्षण के तहत हम्म। जो भी उनको छूट मिलना था या वेटेज मिलना था या जो कुछ भी मिलना था आरक्षण के तहत, वो उनको हाँ मिलना सर। चाहिए था। वो कोर्ट ने पाया होगा कि नहीं दिया गया है, तब हाँ ये हाँ। ऑर्डर कोर्ट दे रही है कि नहीं भाई ये गलत किए हो आप। अब चाहे भले सीट भर गई हो, चलो हम नहीं हम्म। निकाल रहे हैं किसी को बाहर जिसको दे अच्छा। दिए, लेकिन अब इनको भी आपको दो नियुक्ति। आपको सर कुछ भेजा है व्हाट्सएप पे, देखिए सर, यही है हाई कोर्ट वाला, तो जिसमें याचिका करता हूँ कि नियुक्ति की जाए, ऐसा लिखा है इसमें। हाँ, तो ठीक, तो अभी तो ये जो आप मैटर बताए हैं इसके ठीक पहले हमने बताया ना कि विशेष कोई जो है व्यक्तिगत किसी का कुछ होगा जो कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ होगा, तो ये मिस्टेक के कारण तो कोर्ट ने क्या गलत किया है, सही तो है, यहाँ पर मिल सकता है, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हम्म। कैंडिडेट यहाँ गलत नहीं है। हम्म। तो ये तो आपके ये मैटर बताने से पहले ही हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसे कंडीशन में मिलता है। ये आपने भेजा है लास्ट में क्या नंबर है आपका, लास्ट का डिजिट बोलिए। 38 है सर। हाँ, 338। 6338 है। 6338। ये वाला है। ये अभी आया है, ये फैसला शायद 18 तारीख को आया है सर। नियमों में संशोधन के साथ 2 माह के अंदर दोबारा शुरू करें भर्ती प्रक्रिया। तो ये तो देखिए अखबार का कटिंग है, आप अगर जजमेंट भेजेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे पढ़ ले रहे हैं, इसको देख ले रहे हैं। अखबार हम्म। वाले क्या करते हैं, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें जो है ऑर्डर में जो नहीं भी है वो लिख देते हैं, या ऑर्डर में जो है उसको स्पष्ट नहीं लिखते हैं। हम्म। जैसे 2018 वाले गजट को लिख दिए बीएड बाहर, जबकि हाँ वो भी है। आप देखिए अभी भी बाहर नहीं हुए, अभी भी नौकरी कर रहे हैं। तो बीएड बाहर नहीं हुआ, वो गजट रद्द हुआ था, वो गजट रद्द न लिख करके बीएड बाहर लिख रहे थे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जबलपुर खंडपीठ ने हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर हम फैसला सुनाया। कोर्ट ने सरकार को नियमों को संशोधन कर दोबारा भर्ती करने के निर्देश दिए। तो नियम में उन्होंने कमी पाया, तभी कहा संशोधन कीजिए। जब नियम में ही कमी है, संशोधन करा रहे हैं, तो उस नियम की कमी के कारण जिनका अहित हुआ है हम्म। तो उनके साथ तो न्याय होना चाहिए। तो इसलिए हम्म। उन्होंने कहा कि भैया जिसका अहित हुआ है तो लेकिन उनको लाभ दीजिए। लेकिन सभी लोगों के लिए लाभ देने की बात नहीं कही गई, इसमें केवल याचिकाकर्ताओं के लिए बोला गया है। तो याचिकाकर्ताओं के लिए बोलने के पीछे रीजन होगा, कोर्ट ऑर्डर पढ़ने हम्म। पर पता चलेगा। और इसको हम सिंप्लीफाई थोड़ा सा करते हैं कि क्यों याचियों को ही कहा गया। पहला तो ये हम्म। कि वो सही हैं हम्म। 100%। हाँ वो दूसरा तो। ये यहाँ ये देखा जाता है कि कोर्ट जो आया है वो तो जागरूक है, जो कोर्ट ही नहीं आया है तो वो हाँ तो हाँ जागरूक वही। ही नहीं है। हाँ, वो नहीं तो है। यहाँ पर जो मुद्दा है वो कॉमन मुद्दा नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग प्रभावित हुए हैं, इसलिए कॉमन जजमेंट नहीं दे रहे हैं कि जो है हम्म। ऐसे ऐसे लोग सबको दीजिए। यहाँ वही। पर चूंकि सीटें भरी जा चुकी हैं हम्म। और उनमें जो चले गए हैं, ये जो नियमतः हुआ होता तो कुछ लोग जो ज्वाइन कर चुके हैं वो ना कर पाए होते, तो उनको न निकालना पड़े इसका भी ध्यान रखा कोर्ट ने। तो सीटें खाली नहीं करवाए वो। क्यों? हम्म। क्योंकि फिर पूरा आरक्षण का नियम लागू करवाएंगे फिर से संशोधन करा के, तो फिर पूरा ही फेरबदल होगा। हम्म। तो कोर्ट ने क्या किया कि भैया ठीक है, चलो जो हो गया सो हो गया। जिसका अहित हुआ है अगर हम उसको अंदर कर देते हैं तो मामला खत्म हो जाएगा। हाँ तो जो बिल्कुल वही है। अहित हुआ है उनमें से जो लोग आए हैं ये जागरूक लोग हैं, तो इनको अंदर अच्छा। कर दे रहे हैं, तो इनको दे देंगे। इस मैटर में जब ऑर्डर हो जाएगा और इन लोगों को नियुक्ति दे दी जाएगी, ऑर्डर तो हो चुका है, नियुक्ति दे दी जाएगी। हम्म। इस ऑर्डर के बिहाफ अगर इसमें कहीं रोक नहीं लगाया गया कि अब इसके अलावा किसी को नहीं देना है, तो अन्य भी इस हम्म। तरह का कोई व्यक्ति बाहर होगा जो कि इस आरक्षण के कारण प्रभावित हुआ होगा, वो कोर्ट आगे जा सकता है। और ये ऑर्डर हाई कोर्ट का है ना। हाँ 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 तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो इस हाई कोर्ट अपनी तरफ से ऑर्डर इस तरह कर सकती है, क्योंकि ये एक क्षेत्र विशेष का है। सुप्रीम हाँ कोर्ट में इस तरह के ऑर्डर बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं। हाँ, वहाँ पर नहीं मिल सकते। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जब होता है तो फिर वो अपने आप में कानून ही हो जाता है, फिर हर जगह बवाल होने लगता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे एनआईडीएलएड बिहार में ज्वाइन किए हैं, वो इलीगल था। तो हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर किया तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर रहा था, तो अब तो वो जब ऑर्डर करेगा तो पूरे भारत के लिए होगा ना। तो उन्होंने बिल्कुल। उस ऑर्डर में खुद ही मेंशन कर दिया कि जहां कहीं भी जो नियुक्तियां हुई एनआईडीएलएड की वो सब रद्द। अच्छा सर, ये तो ठीक है। हम्म जैसे जॉइनिंग और अपॉइंटमेंट की वाली जो बात है, हम्म तो जैसे दो जने, एक आप हो एक हम हैं, हम्म अपन दोनों की ज्वाइनिंग साथ में हुई है, हम्म साथ में पेपर दिया है, साथ में भर्ती हुई है, सब हुआ है। हम्म अब आपने स्कूल में ज्वाइन किया है, मान के चलो 25 तारीख को, हमने कर लिया 13 तारीख को या 18 तारीख को किया है। हम्म तीसरा आके अपन दोनों से पूछता है तुम्हारी नियुक्ति कब हुई थी, हम्म। आप क्या जवाब देंगे उसमें?
भाई नियुक्ति की बात करेगा, ज्वाइनिंग लेटर की बात कब जारी हुआ है, कब मिला है, तो वो अगर पूछ रहा है तो वही डेट बताएंगे। और ज्वाइन हमने कब किया ये पूछा जा रहा है, तो जिस दिन हमने उस विद्यालय में ज्वाइन किया है वो डेट बताना नहीं होगा। नहीं नहीं, उस यानी शिक्षक कब बने, ये है मेन बात। तो ये है कब बने शिक्षक, तो सब अलग अलग थोड़ी बताएंगे। ज्वाइनिंग तो कार्यभार ग्रहण करना कहलाता ना। हाँ, वो कार्यभार ग्रहण करना, तो फिर वो तो सबकी साथ ही हुई थी। हाँ कार्यभार आपने ग्रहण किया है उस तारीख नहीं, में। कार्यभार ग्रहण तो सबने अलग अलग किया ना, वो तो अलग टाइम दिया जाता है विभाग के द्वारा, कि कोई 13 दिन 15 दिन दिया जाता है, एक तो महीने दिया जाता है। अब इसके तो लिए सब लोग अपनी अपनी जो है अब नियुक्ति अलग अलग थोड़ी बताएंगे कि हमारा 18 हाँ तारीख में, इनकी 28 में हुई। हाँ, तो अब इसके लिए सर्विस रूल देखना पड़ेगा ना। सर्विस रूल में इन दोनों में से किसको प्रायोरिटी दिया गया है, किसको माना गया है, ये तो सर्विस रूल में देखना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट डेट को माना गया है, अपॉइंटमेंट नियुक्ति डेट को माना गया है, नियुक्ति तारीख। हाँ तो बस अपॉइंटमेंट डेट का है तो फिर सबका सही है, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट ने खुद बोला है अच्छा, गवर्नमेंट ने एक आदेश और निकाला था। हम्म, अशोकनगर और कुछ डिस्ट्रिक्ट है एक दो, जहां पे 11 अगस्त को अपॉइंटमेंट लेटर आया है। तो विभाग ने इनको बाहर करने के लिए आदेश जारी कर दिया था हाँ, कि 11 अगस्त 15। वाले तो हो जाएंगे कैंसिल। विभाग ने खुद बोला है कि हमारे सारे अपॉइंटमेंट 11 के पहले हैं, लेकिन कुछ जिलों के अगर 11 को या 11 के बाद आए तो उनको हम बाहर कर रहे हैं, ऐसा बोला है उसने खुद ने। हाँ, और ये बात कोर्ट ने भी मानी है तो ना। और तो इस एससी के। मैटर में आप मानकर चलिए कि 11 के पहले जो लोग हैं वो हम्म, सुरक्षित रहेंगे। जब रूल में हम्म, है इस तरह का तो वो सुरक्षित हम्म, रहेंगे। जो 11 या 11 के बाद वाले होंगे हाँ उनको दिक्कत हो सकती है। उनको दिक्कत होगी, लेकिन फिर वही हम्म, वापस कंप्लीट करेंगे। जो अभी हमने बताया कि चाहे वो बीएड हो चाहे डीएलएड हो, जो भी टेट सी टेट पास है, इस विवाद हम्म, का हल दोनों को नियुक्ति दे करके ही करेगी गवर्नमेंट, आगे धीरे हाँ धीरे बढ़ेगी। करना ही पड़ेगा उसे। हाँ, तो ये और आने वाले कुछ महीनों में 2025 में ही हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे राज्यों में या हो सकता है सभी जगहों पर जो भी बीएड है जो भी डीएलएड है दोनों को ही राहत दिया जाएगा, क्योंकि हर जगह विवाद बन चुका है। छत्तीसगढ़ वाले पहले तो भी फोन पूरे में कर हो रहे हैं। गया, हम्म, पूरे में हो गया। तो इसका निष्कर्ष अब यही निकलेगा कि भैया इनको भी दे दो उनको भी, दोनों योग्य तो ही हैं। अब तो दोनों को देना और ही पड़ेगा, और कुछ तो सीटें करना ही भी पड़ेगा। हैं। सीटें तो बहुत है, 1.25 लाख पद खाली हैं प्राइमरी में। खुद का जब डेटा है गवर्नमेंट का, वो हाँ, भर्ती ही नहीं है। तो सीटें रहते हुए विवाद हो कोई मतलब बनता नहीं है। जब सीट नहीं तो है नहीं है बनता। तो फिर क्यों ना इनको भी दे दें उनको भी दे दें, भैया जाओ सब लोग नौकरी करो, सीट तो है ही है, हमें कभी न ये चीज कभी तो तो रखना ही गवर्नमेंट है किसी सोचती को। नहीं, तो ये चीज गवर्नमेंट नहीं सोचती ना। यही तो नहीं, दिक्कत ये है यहाँ पे। अब तक नहीं था, ये तो हम आपको बताया ना कि ये योजना बन चुकी है। अब ये इम्प्लीमेंट हम्म, किया जा रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं वो कैसे बढ़ रही है अच्छा, अब गवर्नमेंट यहाँ पर हम लोग काम। इतना चर्चा किए हैं, एक चीज और चर्चा कर लेते हैं जिस पर अभी तक हमें लगता है हम किसी से नहीं किए हैं चर्चा। आप बताइए, आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, कितना टाइम हो गया पढ़ाते हुए? अभी 1 साल तो हो ही गया, 1.25 साल हो गया। ये गवर्नमेंट वाला, लेकिन आपने जब से पढ़ाना प्राइवेट में भी कभी पढ़ाए होंगे, टोटल कितना नहीं हुआ सम प्राइवेट में नहीं, गवर्नमेंट ही अतिथि अतिथि वाला ही है। पढ़ाए, टोटल कितना हुआ हाँ, पढ़ाते हुए? 4 5 5.5 साल मान लो। चलिए, 4-5 साल ठीक ठाक अनुभव है आपको। हम्म, चलिए, आप बताइए, कभी न कभी आपने एग्जाम पेपर बनाया होगा, टेस्ट पेपर बनाया होगा। हाँ तो जब आप एग्जाम पेपर बनाते हैं, टेस्ट पेपर बनाते हैं, क्या उसको एक बार रीचेक करते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं फुल स्टॉप, कहीं पर क्वेश्चन मार्क या कहीं नंबरिंग छूट तो नहीं, क्या गड़बड़ तो नहीं होगा, चेक करते हैं कि नहीं कभी? हाँ, चेक तो करते हैं। यानी कि आप एक पेपर साधारण सा बना रहे हैं, क्लास 1 का हो चाहे किसी क्लास का हो, वो हम्म, वहीं पर रहना है और आप ही को चेक करना है, सब आप ही के थ्रू होना है। फिर बिल्कुल। भी आप उसको रीचेक करते हैं, बच्चों की हम्म, कॉपी भी चेक करते हैं, तो उसके बाद जो नंबर जोड़े हैं उसको एक बार रीचेक करते हैं, कहीं कोई नंबर छूट तो नहीं गया, यानी रीचेक आप खुद करते हैं, यानी आप जिम्मेदार व्यक्ति की तरह बिहेव करते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी को हम्म, समझते हैं। अब यही हम्म, चीज सेम आते हैं एनसीटी के बारे में। एनसीटी में आप ये मानते हैं कि वहाँ जो लोग चाहे एनसीटी के अध्यक्ष हों या अन्य जो मेंबर्स जिस भी पद पर हैं, क्या इतने ही जिम्मेदार वो लोग होंगे या इससे ज्यादा होंगे या इससे कम होंगे वो लोग? उन्हें तो ज्यादा होना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि जो ऐसी जगह पर बैठा है वो हमसे आपसे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी से काम करता होगा, और हम्म, कई स्टेज पर उसको परखा जाता होगा कि कोई हम्म, मिस्टेक गलती से भी कोई गलती न रह जाए। अब हम्म, आप इस पर चर्चा कीजिए। 2018 का गजट जारी कर रहे थे और ये वही लोग जारी कर रहे थे जो ऑलरेडी सारे रूल जानते थे। क्या उनको ये नहीं पता था कि एक्सपर्ट कमेटी भी बनाना है और मीटिंग भी करना है? उनको सब पता था ना। हाँ बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा अटपटा नहीं लग रहा है कि इतना हम्म,
मतलब मूल पॉइंट एक्सपर्ट कमेटी बनाना और मीटिंग करना और फिर उनके सलाह से ही गजट जारी करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी को वो छोड़ दिए। ये लग रहा है कि वो गलती से किए होंगे या जानबूझकर किए होंगे। क्या पता अब उनका क्या जाने अब। उनका वो जाने, लेकिन हमारा जो अब तक का अनुमान है, ये गलती ये हुआ नहीं है। इतना बड़ा चीज ये रोका गया है कि भैया ये चीज आपको इस तरह से करना है। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये उसको भी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि देखिए हर चीज राजनीति से प्रेरित है। बहुत सारी चीजें राजनीति पर डिपेंड करती हैं, ये मानते हैं कि नहीं? बहुत सारी चीजें, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे यूपी के अंदर 1,72,000 शिक्षा में, तो एक तरफ कई लाख टेट पास कैंडिडेट हैं, उनको छोड़ करके अखिलेश जी ने, जो कि टेट पास का नियम था, लेकिन 1,72,000 को परमानेंट शिक्षक बना दिया बिना केंद्र की अनुमति के। हेलो। हाँ हाँ सर। तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक लाभ देखते हुए तो आगे बढ़े होंगे इसमें। अच्छा, और जब चुनाव आते हैं तो आप देखते हैं राजनीतिक लाभ लेने के लिए तरह तरह की चीजें, हथकंडे अपनाते हैं राजनीतिक पार्टियां। हम किसी एक का नाम नहीं ले रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं, सबको, चाहे हम जिसको पसंद करते हो या ना पसंद करते हो उसको भी, चाहे आप जिसको पसंद करते हो ना पसंद करते हो, हम सबकी बात कर रहे हैं। तो हर कोई लाभ लेना चाहता है। तो हमारा अनुमान है कि ये चीज पहले से ही डिसाइड किया गया रहा होगा कि एनसीटी अधिनियम आना है, ऐसे ऐसी चीजें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आगे करनी है। तो उस वक्त जल्दबाजी में आप जब देखेंगे गजट जो जारी हुआ है, उसके लिए जो कोर्ट में उन्होंने बताया कि कैसे कैसे क्या प्रक्रिया अपनाई गई, वो प्रक्रिया साफ दर्शा रही है कि जल्दबाजी में काम किया गया। तो वो जल्दबाजी में काम उस वक्त करा करके वो एक पॉइंट जानबूझ करके छोड़ दिया गया था कि जो काम हमें करना है वो काम कर लिया जाए, फिर बाद में ये खुद ही विवाद होकर के ये अटक जाएगा कहीं ना कहीं, कभी न कभी, और फिर हम ये एक चीज करेंगे और आगे करेंगे। ये ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि जो 2017 का भी हम ऑर्डर बताए हैं सुप्रीम कोर्ट का 72,000 भर्ती का, उसमें कुछ ऐसे ऑर्डर पॉइंट लिखे हुए हैं जिसको पूरा करना था, लेकिन वो भी उलझ रहा था, नियम इतने विवादित थे, नहीं हो पाया। तो इसलिए जल्दबाजी में ये बीएड को करके लाया गया और वो काम पूरा कर लिया गया जो उस कोर्ट ऑर्डर में था। और अब पूरा विधिवत नियम यानी एनसीटी अधिनियम लेकर के आ रहे हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सारा चीज करके अब जो है आगे बढ़ रहे हैं। और उनको पता था कि ये विवाद आगे होगा, तो इस विवाद को हमें हल भी करना होगा। और उनको पता था कि हमारे पास पद ऑलरेडी बहुत सारे हैं, तो अब वो जो प्लान शुरू से किए होंगे, जिसके लिए अब बजट भी दे रहे हैं 15% एक्स्ट्रा, अब वो उस तरफ बढ़ रहे हैं। ये विवाद एनसीटी अधिनियम लागू होते ही, चाहे वो डीएलएड वाला हो चाहे वो बीएड वाला हो, आने वाले कुछ महीनों के अंदर, 4-6 महीने या 1 साल के अंदर, धीरे धीरे सबको नियुक्ति दे करके ये सारा विवाद ही खत्म कर देंगे। और वैसे तो डीएलएड तो बंद ही करने जा रहे हैं। एक तो क्या है कि एनसीटी अपना पक्ष रखती नहीं है कोर्ट में, उनको भी बुलाया जाता है, आते ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं लेता क्यों किया गया, ऐसा क्या है बताती नहीं। कारण है ना कि ऊपर से उनको भी तो क्या करना है क्या नहीं करना है, हर चीज का इंस्ट्रक्शन मिलता होगा कि भैया ये चीज अभी नहीं करना है, ये चीज अभी करना है, ये चीज जो है अभी इतने समय लटका के रखना है। चाहे वो कोर्ट हो चाहे कोई भी हो, कोर्ट में भी मुद्दे लटके रहते हैं, या फिर कोर्ट में सालों से मुद्दे लटके रहते हैं, अचानक कोई जजमेंट आ जाता है। ऐसे नहीं होता है। इतने सालों से राम मंदिर का मुद्दा अटका था, बीजेपी का शासन आया, अपने आप फटाफट फाइनल हो गया इतनी जल्दी। यानी कि इतने सालों तक जो सरकार थी वो लटका के रखी थी। और जो विपक्ष थी यानी बीजेपी में जो हिंदू पार्टी थी, जो मंदिर के पक्ष वाली थी, वो भी जानती थी कि भैया चलो लटका है, लटका रहे हैं तो कभी तो हमें मौका मिलेगा, तो हम अपने पक्ष में ऑर्डर करवा लेंगे। और फिर जैसे ही मौका मिला उन्होंने करा लिया। यानी कि कोर्ट में जो भी मुद्दे जाते हैं, विभाग में जो कुछ भी होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन ऊपर से मिलता है कि भैया अभी इसे लटका के रखो, तो लटका के रखते हैं। होता है कि भैया इसमें ऑर्डर जारी कर दो, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, तो वो उस चीज को ध्यान में रखकर उस तरह का ऑर्डर कर दिए। या एनसीटी का ऑर्डर हुआ कि भैया जो एनसीटी अधिनियम लेकर आ जाओ, तो लेकर आ गए। कहा गया भैया ये गजट जारी कर दो, लेकिन उसमें एक कमी डाल देना ताकि बाद में ये चीज अटक जाए, तो वो कर दे रहे। तो कहीं ना कहीं उनको इंस्ट्रक्शन मिलता होगा, उस कारण से वो लोग चीजें ये करते हैं। तो वो भी मजबूर है, भाई क्या करें, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि नियम का तो है ही है, टकराव हो ही रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें राजनीति की भी जुड़ी हैं। अब हर किसी से नहीं हम इतना डीप में राजनीति की बातें चर्चा करते हैं, क्योंकि हर कोई समझ भी नहीं पाएगा। क्योंकि कोई अगर बीजेपी को पक्षधर होगा तो वो कहेगा हाँ चलो उन्होंने किया, बढ़िया के लिए किया होगा। लेकिन कोई अगर उनका विरोधी होगा कहेगा नहीं नहीं यार ये तो बहुत गलत किया, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये तो बहुत गलत हो गया। तुम बताइए, किसी की जिंदगी चली जाएगी, किसी की नौकरी चली जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा।
तो अपनी अपनी समझ है, तो राजनीति की बातें हम ज़्यादा इसीलिए नहीं करते हैं। नहीं तो हम कभी कभार एक दो बार हमने लोगों से चर्चा किया कोरोना के बारे में, तो हमने जब बताया कि भाई कोरोना जैसा कोई चीज़ था नहीं, वो तो ओजोन परत जो है, जो क्षरण हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए पूरे विश्व में ये प्लान किया गया था कि पूरे विश्व को रोकना है लंबे समय के लिए, न गाड़ी चले, न एसी फ्रिज चले, न फैक्ट्रियाँ चले, ताकि कार्बन उत्सर्जन हो ना, और ओजोन परत जो नष्ट हुआ है वो कंट्रोल हो। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं। तो ये बड़े लेवल की चीज़ें हैं, हर कोई नहीं समझ पाता ये सब। चलिए सर, बढ़िया लगा आपसे बात करके। आप कहाँ के हैं सर? हम यूपी से हैं। आप मतलब किस में हैं, मतलब आप भी टीचर ही हैं, क्या हैं आप? हाँ, हम भी बीएड कैंडिडेट हैं। 2011 जो हम बार बार चर्चा कर रहे थे भर्ती का, उस भर्ती में हम भी रहे हैं। उस अच्छा, भर्ती में अभी तो तक जो कोर्ट से ऑर्डर हुआ है ज्वाइनिंग का, वो 2017 में हुआ, और अभी तक हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है। और अच्छा, हम केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पढ़ा चुके हैं, अभी भी प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। और अच्छा, जो 2017 का जो ऑर्डर है, उसमें इनडायरेक्टली जिसमें कि याची लाभ दिया गया था 850 लोगों को, उसी भर्ती में हम भी रहे। हम लोगों के लिए भी नियुक्ति का ऑर्डर है उसमें, लेकिन इनडायरेक्टली है। अभी तक वो ऑर्डर पूरा नहीं हुआ है, तो हम भी उससे रिलेटेड हैं और हम भी वेट कर रहे हैं। बस ये है कि जब भर्ती विवादित हुआ तो हम भी सारी चीज़ों पर नज़र रखने लगे, सारे नियम वगैरह देखने लगे, इस उम्मीद में जी कि सर। नियुक्ति हमें भी लेना है। तो बस इसी की वजह से हर चीज़ पर नज़र रखते हैं, तो जानकारी रहती है, बस वही सब शेयर कर देते हैं लोगों से। आपका नाम क्या है सर? हाँ, पुनीत केसरी। अच्छा, और चलो सही है। आपको काफी दिन से, मतलब 5-6 दिन से लगा रहे थे कॉल, लग ही नहीं रहा था, बंद आ रहा था। अच्छा, चलो होता क्या है आज ना सोचा, कि चलो आप ही की वीडियो देख रहे थे, आप उसमें बोल रहे थे कि लगाते रहे हाँ, व्हाट्सएप कॉल ना करें, और किसी ना किसी दिन तो लग ही जाएगा, तो तुरंत याद आया, चलो लगा के देखते हैं, एक बार लग जाएगा। एक्चुअल में तो इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं लाखों की संख्या में, और चूंकि यूट्यूब पर नंबर है तो लाखों लोगों के पास नंबर जा चुका है। तो हाँ, वो तो सब कर रहे हर हैं। कोई कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता है, अपनी व्यक्तिगत समस्या को कुछ जानकारी चाहता है, ताकि उसका कहीं से जो वो चाहता है उसका लाभ मिल जाए। तो ट्राई हर समय, फोन जो है, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, इतनी देर में हमें लगता है 25-50 मिस्ड कॉल आ चुके होंगे। हाँ, आ रहेंगे। तो अच्छा, ये वाली जो रिकॉर्डिंग है, ये यूट्यूब पे आएगी क्या? हाँ, डाल देंगे, बिल्कुल डालते ही हैं सबका, लेकिन कभी-कभी कुछ लोग ऑब्जेक्शन करते हैं तो कुछ पार्ट काटना पड़ जाता है कि भाई कहाँ ऑब्जेक्शन है, या कुछ लोग कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं डालना है, तो नहीं डालते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्शन है कहीं तो बता दीजिए। आप ये काट देना। नहीं, कुछ ना काटो आप। कोई ऐसी बात हम लोग नहीं किए हैं कि नहीं, जहाँ कुछ कोई ना काटो, दिक्कत इसमें हो। कुछ है ही नहीं ऐसा। हाँ, हम तो सबको कहते हैं भाई, हम लोग नॉर्मल, भाई व्यक्ति की आज़ादी है, हम लोग कोई किसी के हाँ, विरोध में नहीं बात कर रहे हैं, सही हम बात लोग है। नॉर्मल चर्चा कर रहे हैं। तो यूट्यूब पर डाल रहे हैं, लोग सुनेंगे हाँ, तो तो उसमें नहीं, कोई क्या दिक्कत दिक्कत नहीं है है। उसमें। नहीं है, नहीं है। तो कोई चलो पार्ट ठीक इसीलिए है सर। काटते नहीं है, डाल देते हैं पूरा, ताकि जो लोग जहाँ कहीं भी जो सुन रहे हो, अगर सेम मुद्दा है तो सुनेंगे, शायद उनको कुछ चीजें ना जी समझ सर। में आ रही हैं तो उनको भी लाभ मिलेगा। आप भी कभी न कभी सुने होंगे कहीं, हाँ, तो हाँ, आज बिल्कुल। कॉल किए हैं, हम्म। तो बस एक्चुअली इसीलिए क्या डाल हुआ था, देते हैं। आपकी वीडियो हमारे जो बीएड का ग्रुप है ना, उसमें आई थी। अच्छा, अच्छा। हाँ, कि बीएड वैलिड हो रहा है, ऐसा करके आई थी वीडियो, तो उसको ओपन किया, फिर आया ये सब समझ। आप पूरे यूट्यूब पर कहीं भी देख लीजिए, 11 अगस्त 2023 के बाद कोई भी बीएड के फेवर में बात नहीं कर रहा। हाँ, नहीं कर रहा। और आप मेरे चैनल पर देख लीजिए, 11 अगस्त जब ये कोर्ट ऑर्डर आया तब से लेकर कंटिन्यू हम बीएड वैलिड होगा, इसी पर वीडियो बना करके डाल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। एक बार भी किसी का हमने एक्सेप्ट नहीं किया कि बीएड बाहर, जितने भी हमसे कहा कि बीएड बाहर, हमने तुरंत उसको कहा कि नहीं, करेक्शन कीजिए, बीएड बाहर नहीं हुआ है, गजट रद्द हुआ है। और गजट रद्द क्यों हुआ है, तो एनसीटी का एक हाँ, नहीं मीटिंग नहीं करेंगे। हुआ था, इस कारण से रद्द हुआ, न कि बीएड को अयोग्य माना गया है। जी सर, जी सर। तो चलो वो, सर, हम्म। ठीक है सर, 1 घंटा हाँ, हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, काफी लंबी बात हो गई है। हाँ सर। चलिए चलो ठीक है, ठीक है, रखते हैं। अच्छा लगा सर बात करके। हमें भी चलिए। अच्छा लगता है जब अच्छे लोगों से बात होती है, सार्थक चर्चा होती है तो। जी सर, जी सर। चलिए ठीक है, रखते हैं थैंक यू। फिर। थैंक बिल्कुल। यू।